तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन बड़ी आसानी के साथ वहां पर बड़ी तलवार को ब्लॉक कर रहा होता है। तुम्हारा वूजन जो होता है वो मार्क डॉकजिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी बड़ी तलवार को यूज करते हुए अपनी स्पीड की पावर को यूज करोगे और स्पीड के साथ इस बड़ी तलवार के भारी वजन को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर तलवारबाजी के रूल्स क्या होते हैं। चाहे तलवार छोटी हो या बड़ी हो, तुम यहाँ पर किसी भी चीज को तलवार की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड को यूज करके किसी भारी तलवार को उठाना ये कोई बड़ी महानता नहीं है। यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से इसलिए ब्लॉक कर सकता हो क्योंकि तुमने अपने बाजू के अंदर स्पीड को यूज किया इस भारी तलवार को यूज करने के लिए। लेकिन अफसोस कि तुम इसके अंदर फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये बात सुनने के बाद डॉकजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बहुत ही बड़ा पावरफुल तलवारबाज हूँ। और साथ ही वो अपने आप में वहां पर सोच रहा होता है जब पहली बार मैंने एक भारी तलवार को उठाया था इसका वजन बहुत ज्यादा था, तो इसके वजन की वजह से मुझे लगा कि अपने वजन से ही सामने वाले ओपोनेंट को चीर फाड़ देगी। लेकिन मुझे यहाँ पर स्पीड को यूज करना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड को ही ट्राई करता रहा और मैंने अपनी बॉडी को स्पीड इतना ज्यादा तेज किया ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार को तेजी के साथ घुमा सकूं। गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या पता हो, तुम कोई बहुत ही महान तलवारबाज तो नहीं हो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पर अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर चुका हूं और मैं इस भारी तलवार और स्पीड को यूज करते हुए तुम्हें हराऊंगा। और फिर से वो अपने वेपन को यूज करते हुए जब एक बड़ी स्ट्राइक लगाता है तो वूशन पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, यानी कि उसे उसके अटैक्स को अवॉइड करने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। और ऊपर से डॉकजिन जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसी वजह से वो ठीक से स्ट्राइक भी नहीं कर पा रहा था। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी सारी की सारी एफर्ट्स को इस तरह से बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जितनी मेहनत करता हूँ वो सारी की सारी बेकार रही। इसके साथ जब वो फाइनल स्ट्राइक लगाता है तो वूशन तलवार से फिर से उसको ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि तुमने जितनी एफर्ट्स की वो बेकार हैं, बल्कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुमने सही जगह के ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाई। तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में पता ही नहीं था। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा तिनका भी हो उसके साथ भी तुम एक बड़े से पहाड़ के अंदर भी छेद कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इसी के साथ उसका बड़ा ब्लेड जो होता है उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो टूट जाता है। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि असल बात यह है कि मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है और साथ ही तुम्हारी तलवारबाजी जो मेरी तलवारबाजी से बहुत ज्यादा बुरी है। और उसके ब्लेड के वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद डॉकजिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ और मेरा बड़ा ब्लेड यहाँ पर कैसे टूट सकता है। तो उसके बाद हमारा वूशन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और एक स्ट्राइक के साथ ही डॉकजिन बहुत ही बुरी तरह से इंटरनल इंजरीज की वजह से जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो इसे देखने के बाद शुई बहुत ज्यादा हैरान होती है। ना सिर्फ शुई बल्कि मूजिन भी वहां पर बेहोश पड़ा था, वो भी वहां पर उठकर देखता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, इसने मेरे मास्टर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तो डॉकजिन के हारने के बाद वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, जबकि वो तलवार वापस शुई को देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी तलवार मैं तुम्हें वापस करता हूँ। तो शुई कहती है कि मुझे बताओ क्या वाकई में तुम ही वो इंसान हो जिसने ब्लैक स्वर सोसाइटी को हराया है, क्या उन सभी लोगों को तुमने हराया और गवर्नर के हवाले किया। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब तुम्हें यहाँ पर अपने कान और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, चाहे तुम म्यूरियम अलायंस से ही क्यों ना हो, चाहे म्यूरियम अलायंस से कोई बहुत ही पावरफुल इंसान ही क्यों ना आ जाए। तुम सभी लोगों को यहाँ पर ये प्रिटेंड करना है कि तुम्हें अपनी आंखें बंद की और तुमने यहाँ पर कुछ सुना नहीं। तो बस यहाँ पर इस बात को इस तरह से कंसिडर करो कि तुम यहाँ पर जिंदा बच गई हो, तुम्हें यहाँ पर इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझना चाहिए और दोबारा कभी यहाँ पर मुझे नजर मत आना। तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ज्यादा खराब है, जाओ जाकर अपनी तलवारबाजी को पहले बेहतर बना कर आओ। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारी तलवारबाजी में बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखाई देती है। तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर नहीं हो जाती तब तक कभी भी किसी पावरफुल ओपोनेंट का मुकाबला मत करना। वरना वूशन से इतना बोलने के बाद वहां से वापस आ जाता है। तो उसके वापस आने के बाद से महसूस होता है कोई इसका पीछा कर रहा था। वूशन पीछे घूमकर देखता है तो वो लड़का मूजिन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो वूशन पीछे घूमता और कहता है कि बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो मूजिन उसे कहता है प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जब तक तुम चाहो मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। और मूजिन वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसको अपना मास्टर बना लूंगा क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंसान है और इसके साथ रहकर मैं काफी कुछ हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं इसके साथ रहकर ट्रेनिंग करता हूँ तो फिर मैं डॉकजिन को मार सकता हूँ क्योंकि मुझे डॉकजिन से बदला लेना है। तो वो डॉकजिन से बदला लेने के बारे में सब कुछ सोच रहा होता है और इसी वजह से वो ग्रेटर हाइट्स को हासिल करना चाहता है, अच्छा तलवारबाज बनना चाहता है। तो वो कहता है प्लीज सर मुझे अपने साथ रहने का मौका दो। तो वूशन कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। मूजिन जब बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाता है, फिर साथ ही भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है लेकिन मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सारे काम भी करूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगा। तो वूशन कहता है नहीं मुझे तुम्हारे जैसे नौकर की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है मसला क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते, तुम यहाँ पर मुझे ना भी करोगे तभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊंगा और मैं तभी तुम्हें फॉलो करूंगा। तो वूशन उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला। तो वूशन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे, अपना फॉलोअर नहीं बनाओगे तो फिर उससे अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो। जैसे वो इतनी बात करता है तुम्हारा वूशन आगे बढ़कर उसके पेट में एक मारता है। जैसे वो उसके पेट में पंच मारता है तो उसी के
के साथ ही मूजिन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तुम्हारा वूजन सोच रहा होता है कि ये लड़का अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कम से कम उस माते से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। अगर ये सही रास्ते के ऊपर चलता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन अगर ये इसी तरह सोचता रहा, क्योंकि मुझे इसकी आंखों के अंदर वो गुस्सा दिखाई दिया, वो गुस्सा जो कि किसी से बदला लेने के बारे में हो। अगर ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसको यहाँ पर अपने साथ रखने का कोई फायदा है। ये कभी ना कभी जाकर मेरी तरह बन जाएगा जिस तरह पास्ट में एक रुथलेस डीमन हुआ करता था। मैं अपने जैसे किसी रुथलेस डीमन को दोबारा यहाँ पर क्रिएट नहीं करने वाला। के लिए ज्यादा बेहतर यही है कि ये यहीं पर मर जाए। वूजन जो होता है वो मूजिन को वहीं पर छोड़ने के बाद वहां से वापस अपने मेंशन में आ जाता है। तो तुम्हारे वूजन के वहां से वापस आ जाने के बाद वो लड़का मूजिन जो वहीं पर बेहोश पड़ा होता है उसके साथ ही आते हैं। डॉगजिन उठकर वापस आ जाता है और वो लोग उसके ऊपर पानी डालते हैं। तो उसी के साथ ही उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, मैं कहाँ पा रहा हूँ, ये कौन सी जगह है। तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इससे होश आ गई। तो डॉगजिन को सब कुछ याद होता है। डॉगजिन को पता होता है कि ये उसका पीछा करते करते यहाँ पर आया है। तो मूजिन वहां पर नौटंकी करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है। डॉगजिन उसे एक जबरदस्त किक मारता और कहता है कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर मुझे धोखा देना चाहते थे, तुम अपना मास्टर बदल लिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं वहां पर मर गया और तुमने इतनी आसानी से उस बंदे को अपना मास्टर बनाने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए थे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूं। मैंने तुम्हें इतने दिन अपने साथ रखा, खिलाया पिलाया, तुम यहाँ पर मुझे धोखा दे रहे थे। और उसके साथ ही उसे पीटना शुरू कर देते हैं। मूजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ही मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना एक नौकर समझते रहे हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि तुमने कोई पालतू कुत्ता रखा हो जिसको काटने का कहते हो उसको काट देता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम एक मास्टर होने के लायक ही नहीं हो। तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो जिसे लगता है कि वो अपनी भारी तलवार के साथ बहुत ही पावरफुल लोगों को हरा सकता है। लेकिन असल बात तो यह है कि जब चाहे मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ और मैं तुमसे ज्यादा फेमस था। मुझे मास्टर ऑफ ब्लेड कहा जाता था और इसी वजह से तुम यहाँ पर इस बात से जलते थे और इसी वजह से तुम यहाँ पर हमेशा मुझे मारते पीटते रहते हो। मास्टर डॉगजिन गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने बात करने की। तो मूजिन यहाँ पर और भी ज्यादा उसकी इंसल्ट करता है। वो उसे जानबूझ का गुस्सा दिला रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक घटिया इंसान हो जो अपनी सबऑर्डिनेट्स को मारकर उनके ऊपर रोप डालते हो ताकि उनके सामने अपनी इज्जत बना सको। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही डॉगजिन अपनी टूटी हुई तलवार को उसके सामने करता और कहता है लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें भी मरना होगा। एक पालतू कुत्ता जब यहाँ पर अपनी मालिक को काटना शुरू कर दे तो फिर उसको मार देना ज्यादा बेहतर होता है। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। और इसी के साथ ही हमारा मूजिन जो होता है अपने हाथों को आजाद करवा लेता है और हाथों को आजाद करवाने के साथ उसके पास जो एक बैंडिट खड़ा होता है वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसे गिरा देता है। जबकि साथ ही डॉगजिन कहता है कमीने कही कि तुम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे जितनी भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, एंड के ऊपर तुम मरोगे ही। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां पर घूमना स्टार्ट करता है। वो अपनी तलवार लेकर घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यही मेरे पास एक मौका है। यह इंटरनल इंजरीज की वजह से काफी बुरी तरह से जख्मी है और इसके पास डॉज करने का वक्त नहीं होगा। और वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसा देता है। जब वो अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसाता है तो वो तलवार उसकी आंखों के ऊपर लगती है। डॉगजिन वहीं पर अंधा हो जाता है। तो उसके अंधा होने के साथ ही मूजिन बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है और कहता है कि मुझे जाना होगा, मैंने इसको अंधा कर दिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो डॉगजिन चलाकर कहता है कि उस कमीने ने मेरी आंखें निकाल दी, जल्दी से जाओ इसका पीछा करो, इसको जिंदा मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मार कर ही वापस आना। मूजिन वहां पर से भाग रहा है और डॉगजिन के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा डॉगजिन अब कैसे मूजिन कैसे बच पाएगा और उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रुथलेस की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मूजिन अपने मास्टर डॉगजिन उसकी आंखों को अंधा करने के बाद बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है जबकि उसके साथी उसका पीछा करते हैं। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा मूजिन जो होता है वहां पर से भागता हुआ काफी दूर निकल आता है और वहां पर से काफी दूर आने के बाद वो वहां पर बेहोश हो रहा था क्योंकि भाग भाग कर वो बहुत ही बुरी तरह से थक चुका होता है और ऊपर से वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है जिसकी वजह से उसकी वाइटलिटी डाउन होती जा रही होती है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं मर सकता, मुझे सर्वाइव करना होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जहां पर से नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन स्ट्रीट मार्केट का सीन दिखाते हैं जहां पर सोमी अपने दोस्तों के साथ ब्रेक के वक्त बाहर निकलती है। तो वहां पर अपने दो दोस्तों के साथ होती है, एक जिन रैंक होता है और साथ में एक दूसरी लड़की होती है, इसका नाम जी जैक होता है। तो वो इन दोनों को अपना दोस्त बना लेती है। तो वो तीनों ही वहां पर बाजार में जब बाहर निकलते हैं तो वहां पर आने के बाद सोमी का आइडिया होता है। सोमी कहती है कि मैं और जी रैक हम दोनों यहाँ पर पैसे डालकर अपने लिए कुछ स्वीट्स खरीदते हैं, जबकि
तुम यहाँ पर हमारे लिए डम्पलिंग्स खरीदोगे, चलो हम तीनों मिलकर यहाँ पर सब कुछ करते हैं। तो जिन रैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डम्पलिंग्स क्यों खरीदूंगा और वो भी तुम दोनों के लिए, और वैसे भी डम्पलिंग्स तो स्वीट से ज्यादा महंगी होती हैं। तो वो दोनों वहां पर उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर खरीदने होंगे, जी जैक अभी अभी हमारी दोस्त बनी है, तो जी जैक के खाने के लिए हमें यहाँ पर उसे डम्पलिंग्स देने पड़ेंगे। तो वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, और इसी के साथ ही वो डम्पलिंग्स खरीदने के लिए आगे बढ़ जाता है। जबकि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि जिनरैक एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसी के साथ ही हमारे सोमी को वहां पर साइड के ऊपर से एक वार्ड होती है, उसके पीछे से उसे आवाज आ रही होती है ऐसे जैसे कोई सांस ले रहा हो। कहती है कि ये किसकी आवाज आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही तकलीफ में है। तो इसी के साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है। तो वहां पर सामने एक दीवार होती है, एक छोटी सी दीवार, उसके पीछे जाकर वो झांक कर देखती है। जब वो पीछे झांक कर देखती है तो उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो काफी देर हो जाती है और अभी तक वो घर वापस नहीं आती। तो हमारा वूजन कहता है कि सोमी को अभी तक घर आ जाना चाहिए था। तो इसी के साथ ही वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो स्कूल की गली में जाता है, वहां पर जाकर वो एक शॉपकीपर से पूछता है। वो कहता है क्या आपने मेरी बेटी को देखा है, क्या वो यहाँ पर से गुजर कर गई है। तो वो शॉपकीपर उसे कहता है कि हाँ आपकी बेटी जहाँ पर आई थी बहुत ही प्यारी बच्ची है, वो मेरे पास से अपने दो दोस्तों के साथ स्नैक्स खरीद कर चली गई है। एक तो शायद गवर्नर का बेटा था और साथ में एक दूसरी लड़की थी, तकरीबन 2 घंटे पहले जहाँ से चले गए हैं। तुझे वहां सुनने के बाद वो काफी हैरान होता है, फिर साथ ही आगे बढ़ जाता है ताकि उन्हें ढूंढ सके। तो जब वो वहां पर से गुजर कर जा रहा था डम्पलिंग्स वाली दुकान के सामने से, तो वहीं पर उसे भी दीवार के पीछे से आवाज आती है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हो सकते हैं। इसी के साथ ही वो वहां पर चला जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो सोमी को देखता है कि सोमी वहां पर रो रही होती है और साथ ही उसके कपड़ों के ऊपर ब्लड लगा होता है और वो बेचारी बहुत ही बुरी हालत में होती है। और साथ ही उसे कहती है डैड डैड प्लीज मेरी मदद करो। तो हमारा भूषण उसे कहता है क्या हुआ, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इन सही चीजों के साथ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। तो इन लोगों को यहाँ पर मूजिन मिलता है। तो मूजिन बुरी हालत में होता है, तो उसी वजह से वो तीनों ही वहां पर से जड़ी बूटियां ला लाकर उसकी बॉडी के ऊपर पट्टियां कर रहे होते हैं ताकि उसको बचा सके। जब यहाँ पर सोमी ने कह दिया कि मैं इसको बचाना चाहती हूँ, तो फिर वूजन उसे क्यों नहीं बचाएगा। तो वो उसे कहती है डैड मैं इस बंदे को बचाना चाहती हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है क्या वाकई में तुम इस बंदे को बचाना चाहती हो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है 2 घंटे पहले का दिखाया जाता है। 2 घंटे पहले जब हमारी सोमी उसे पहली बार देखते हैं, उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ ही होते हैं। तो सोमी उसे चेक करने के बाद कहती है तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, हम यहाँ पर क्या करना होगा, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियों को यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इसकी ब्लीडिंग रोक पाएंगे और इसे ठीक कर पाएंगे। जबकि जिन रैंग उसके ऊपर खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि जिस तरह से ये बुरी तरह से जख्मी है, मुझे लगता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट है और किसी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से इससे फाइट हुई है। जियाक उसे कहती है कि जिन रैंग तुम इसके ऊपर क्यों खड़े हो, जल्दी से नीचे उतरो। जबकि मूजिन वहां पर थोड़ी थोड़ी आंखें खोलता है। वो अपनी आंखें खोलकर जैसे उन बच्चों की तरफ देखने लगता है, इसी के साथ ही उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं ताकि यहाँ पर चिल्लाए ना। तो इसी के साथ ही जीजा कहती है क्यों ना हम लोग जाकर पुलिस वालों को बुला कर ले आए, हो सकता है कि पुलिस वाले आकर इसको बचा ले, क्योंकि इस तरह तुझे मर जाएगा। जिन रैंग उसे कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें जाकर पुलिस को बुलाना चाहिए। हमेशा मार्शल आर्टिस्ट और पुलिस वालों के दरमियान में फाइट चलती रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर आकर मार्शल आर्टिस्ट को बचाएंगे। और वैसे भी ये गवर्नमेंट के अफेयर्स में बिल्कुल भी नहीं आता कि वो मार्शल आर्टिस्ट के बिजनेस में दखल अंदाजी करें। लेकिन सोमी ऐसी होती है जो यहाँ पर इसको बचाना चाहती है। सोमी को यहाँ पर अपने दिन याद आ रहे होते हैं जहाँ पर इसी तरह बुरी हालत में पड़ी थी और उसके डैड ने आकर उसको बचाया था, यानी वूजन ने आकर उसकी मदद की थी। तो सोमी उन दोनों से कहती है कि मैं इस बंदे को बचाना चाहती हूँ और मैं इसको बचाऊंगी भी। और उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर से प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा वूजन उनके पास होता है। तो वूजन उस लड़के को देखते पहचान जाता है और कहता है ये तो वही है, लगता है कि इसका नाम वूजिन है। तो इसने मुझे उस वक्त कहा था कि ये मेरा फॉलोअर बनना चाहता है, मुझे लगता है कि इसके साथियों ने इसकी ये हालत की होगी। तो इसी के साथ हमारा वूजन आगे बढ़ता और कहता है लगता है कि तुम इसको बचाने की कोशिश कर रही थी। सोमी कहती है कि इसी वजह से मैं लेट हो गई, वरना मैं कब की घर आ जाती। तो वूजन कहता है मुझे बताओ कि यार तुम इसे क्यों बचाना चाहती हो। सोमी उसे कहती है क्योंकि ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेला था, ये यहाँ पर अकेला पड़ा था और मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ पर अकेला पड़ा मर जाए, इसी वजह से मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा होगा, ये यहाँ पर अकेले में बहुत ज्यादा डर रहा होगा कि यहीं पर अकेले में इसकी मौत हो जाएगी और कोई इसे देखने वाला भी नहीं होगा और कोई इसके पास भी नहीं होगा। तुम्हारा वूजन सोमी को उठा लेता है और उसे कहता है बस करो, अब रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी समझ आ गई। और वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब जल्दी से जाओ अपने अपने घर चले जाओ, जाकर अपने कपड़े धो लो, नहाओ, जाकर आराम करो, अब इसको मैं खुद ही संभाल लूंगा। तो इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर से चले जाते हैं अपना मुंह हाथ धोने के लिए। जबकि हमारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा लकी है, उस वक्त मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर सोमी के साथ टकराने के बाद अब यहाँ पर इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। सोमी ने इसकी किस्मत बदल दिया। और इसी के साथ ही वो नेक्स्ट सीन में अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं। तो मेंशन में पहुंचने के बाद उसे बिस्तर के ऊपर जाकर लिटा देता है। तो वूजन वहां पर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद वो सोमी को अपनी बाहों में लेकर बैठा होता है। सोमी उसे कहती है डैड क्या वाकई में वो बच जाएगा, क्या वो मिस्टर बच जाएगा। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैंने जो करना था कर दिया, यानी जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया है, अब अगर वो जिंदा रहता है तो वो ये उसकी किस्मत है, अगर वो मर जाता है तब भी उसकी किस्मत है, और ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या वो जिंदा रहना चाहता है या नहीं। बस सुनने के बाद सोमी कहती है मुझे लगता है कि वो जिंदा रहेगा, वो बच जाएगा। तो वूजन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर तुम्हारी तरह हार्ड वर्किंग होगा तभी
यहाँ पर जिंदा रह पाएगा। वैसे भी अगर यहाँ पर तुम उसकी केयर करती हो, बहुत ही अच्छे से केयर करती हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं मरेगा बल्कि वो जिंदा रहेगा, क्योंकि तुम एक ऐसी बच्ची हो जिसके पास बहुत ही अच्छी किस्मत है, एक अच्छी किस्मत की लड़की हो। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है। तो उसके डैड उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर उसका ध्यान रखो। इसी के साथ सोमी भागती हुई अंदर चली जाती है, जबकि स्मार्टे वहीं पर होता है। स्मार्टे कहता है कि वो बंदा तो कम से कम मर ही चुका है, यानी कि वो आधा मर चुका है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस बंदे को ठीक किया जा सकता है? तुम्हें अभी उसे बता देना चाहिए था कि वो सुबह तक मर जाएगा, तो फिर तुम्हारे लिए सुबह के वक्त उसको बताना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारा वूजन उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मरने वाला, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मरेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी किस्मत का ताला खोल दिया और अब यहाँ पर उसकी किस्मत में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद स्मार्टे उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सारी के सारे एसेट्स इसके ऊपर लगाने को तैयार हूँ, मैं सारे का सारा पैसा लगाने को तैयार हूँ, तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ कि वो बंदा जिंदा बच जाएगा, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाओगे? तो स्मार्टे उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये बंदा यहाँ पर इतनी आसानी से कुछ भी गैम्बल नहीं करता। अब जबकि यहाँ पर शर्त लगा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसे कंफर्म होगा कि वो बंदा बच जाएगा। स्मार्टे उसे कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन शर्त लगाएगा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वूजन उसे कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है। स्मार्टे उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे सीरियसली बताओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो बच जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो मरेगा नहीं? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ वो नहीं मरेगा। मैंने थोड़ी देर पहले सोमी से ये कहा कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी कि वो एक गुड लक चाइल्ड है। ये बात वाकई में सच है। लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, ऐसी स्पेशल पावर्स जिससे वो दूसरों की किस्मत को अच्छा बना देते हैं। जैसे कि सोमी जो थी, उसकी किस्मत पहले बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन जब वो मेरे साथ मिली, मेरे पास भी ऐसे ही सितारा था, यानी कि किस्मत का सितारा था। जब वो मुझसे मिली उसके बाद उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, और उसकी किस्मत होने के साथ साथ वो जिससे भी मिलती है उसकी किस्मत को बहुत ज्यादा बेहतर बना देती है। जरा अपनी तरफ ही देखो, तो उसने तुम्हारी किस्मत को कितना बेहतर बना दिया, और अब यहाँ पर तुम चोरी चकारी छोड़कर मेरे पास काम कर रहे हो। जबकि सोमी ने उस मूजिन को हाथ लगाया, तो मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर बच जाएगा और उसकी जिंदगी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मूजिन वाकई में जिंदा बच जाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रूथलेस डीमन के एपिसोड 023 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा वूजन सोमी की वजह से लड़के मूजिन को उठाकर अपने घर ले आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद मूजिन को होश आ जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है और ऊपर की तरफ देखता है तो वो एक घर में होता है और देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बच गया, मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसके ऊपर से निकल आती है और उसे कहती है तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। तो मूजिन कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, क्या तुमने मुझे बचाया है? तो सोमी इसी के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाकर कहती है तुम मुझे गली में मिले थे, उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने तुम्हें थोड़ा सा ट्रीट किया, लेकिन उसके बाद मेरे फादर ने तुम्हारी जान बचाई है। फिर साथ ही वो कहती है मैं अभी अपने डैड को बुला कर लाती हूँ, मैं डैड को बताती हूँ और साथ ही जाकर मिस्टर स्लेव को भी बताकर आती हूँ कि तुम ठीक हो गए हो। के साथ ही वहां से भाग जाती है, जबकि मूजिन वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस डैड की बात कर रही है, किस यहाँ पर मिस्टर स्लेव की बात कर रही है, किन लोगों की बात की जा रही है। उसी के साथ ही सेम टाइम के ऊपर दूसरा सीन दिखाते हैं जो कि म्यूरियम अलायंस का होता है। तो म्यूरियम अलायंस के लीडर यानी कि शुई के ग्रैंडपा उससे पूछते हैं बताओ क्या तुम्हें वो मार्शल आर्टिस्ट मिल गया? तो शुई कहती है कि हाँ ग्रैंडपा मुझे वो मार्शल आर्टिस्ट मिल गया है। तो वो कहते हैं तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आई हो, तुम्हारे पास वो बंदा क्यों नहीं, तुम उसे साथ क्यों लेकर आई? तो शुई सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। उसने मुझसे ये कहा था कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब हमें यहाँ पर अपनी आंखें और कानों को बंद करना पड़ता है, यानी कि सामने वाली चीज को इग्नोर करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर यही करना चाहिए। क्या मैं यहाँ पर उसके अल्फाज को बिल्कुल ऐसे दोहरा दूं कि अपने ग्रैंडपा को बता दूं कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहता। उसने वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ एक छोटी सी तलवार को यूज करते हुए मार डॉग जिन को हरा दिया था। द स्वर्ड टायरेंट भी कहते हैं। शुई यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से सारी बात तो नहीं छुपाने वाली, वो अपने ग्रैंडपा को सारी बात बता देगी। तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं बताओ कि वो कहाँ पर है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? तो शुई आगे से खामोश हो जाती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं बताओ कि उस बंदे ने क्या कहा, तुम्हें जो भी उसने कहा वो मुझे कह सकती हो, क्या वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने को तैयार नहीं है? तो वो कहती है हाँ ग्रैंडपा वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, और साथ ही उसने जो मुझसे अल्फाज कहे थे मैं सेम टू सेम आपसे बिल्कुल वही कहने वाली हूँ। उसने कहा था कि कुछ वक्त ऐसा होता है जब हमें अपनी आंखों और अपने कानों को बंद करना पड़ता है, हमें इस तरह नौटंकी करनी पड़ती है कि हमने किसी को देखा नहीं। तो मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। तो उसके ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो शुई यहाँ पर उसको सारी बात बता देती है। वो ग्रैंडपा को बताती है किस तरह उसने माँ डॉगजिन को हराया है, साथ ही उसने मास्टर ऑफ स्वर्ड मूजिन को भी हरा दिया, और उन दोनों को हराने के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वो बंदा जो कि येलो मार्शल कासल की टॉप
50 की रैंकिंग में आता है, जिसे द स्वर्ड टायरेंट भी कहते हैं। मार्क डॉगजिन अगर उस बंदे ने उसको हराया तो उसका मतलब यह है कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो बंदा हमारी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन कर लेता तो ये बहुत अच्छी बात थी। अगर वो हमारी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। या तो वो यहाँ पर सेक्युलेशन में रहना चाहता है, एक ऐसा कल्टिवेटर है जिसे यहाँ पर ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं, या फिर वो किसी डिमोनिक पार्ट का एक कल्टिवेटर है जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमारी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। इसी के साथ ही शुई ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा एक और बात जो उसने मुझसे कही थी वो बात यह है कि उसने ये कहा कि मेरी तलवार जो वो एरोगेंस से भरी हुई है, और उसने ये कहा कि मेरी तलवारबाजी बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। अब आप मुझे बताएं क्या मेरी तलवारबाजी परफेक्ट नहीं है? ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ चलाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अगर कोई उनकी पोती से ये वाली बात कहेगा कि उसकी तलवारबाजी बिल्कुल बेकार है, परफेक्ट नहीं है, तो इस बात से ग्रैंडपा को तो गुस्सा आएगा ही। तो वो गुस्से के साथ कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर उसने मेरे बच्ची को इस तरह बात करके इसको अपसेट कर दिया। फिर साथ ही वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं अगर उसने वाकई में यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन सॉरी इसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स के अंदर कोई फ्लॉज देखे हैं तो उसका मतलब यह है कि वो एक तलवारबाजी का बहुत ही महान मास्टर हो सकता है। ऐसे फ्लॉज जिनको मैं नहीं देख सका, जिसे स्वर्ड एम्परर कहते हैं। इस वक्त मैं स्वर्ड एम्परर के टाइटल के साथ हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस लड़की ने इस तलवारबाजी में कौन सी गलती की है। ग्रैंडपा से कहते हैं कि बेटा शुई जाओ, जाकर तुम आराम करो, बाकी का सब कुछ हम लोग खुद ही देख लेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मूजिन का दिखाया जाता है। तो मूजिन अपने बारे में सोच रहा था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और वो लड़की कहाँ पर चली गई और वो किस डैड और साथ में मिस्टर स्लेव की बात कर रही थी। तो इसी के साथ ही हमारा वूजन वहां पर पहुंच जाता है। हमारा वूजन वहां पर आने के बाद से कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। जिस तरह से तुम यहाँ पर अपने हाथों को हिला रहे हो मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। तो मूजिन कहता है क्या तुमने मेरी जान बचाई है? लेकिन तुम तो वही हो ना जिसने मार्क डॉगजिन को हराया था। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मेरा नाम डैन वूजून है, इस लड़की ने जहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए रिक्वेस्ट की थी वो मेरी बेटी है। तो मूजिन उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुमने मेरी जान बचाई है। तो वूजन उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बिस्तर से उठने के बाद तुम सोमी के सामने अपना ग्रेटिट्यूड दो, यानी कि उसने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर हर एक कोशिश की, हर एक मुमकिन कोशिश की। वो हर रात यहाँ पर तुम्हारे पास बैठी रहती थी और तुम्हें बचाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहिए और मेरी जान जो है ये सोमी की वजह से ही बच पाई है। वूजन उसे कहता है कि अब यहाँ पर जरा तुम्हारे बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें हिट किया था तुम इतनी बुरी तरह जख्मी नहीं थे, लगता है कि तुम्हारे अपने दोस्तों ने तुम्हें बुरी तरह से जख्मी किया है। और में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सभी लोग इसी तरह करते हैं, वो लोग अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए कुछ भी करेंगे। तुम्हारे उस दोस्त डॉगजिन को मैंने जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इंटरनल इंजरीज के बावजूद उसने तुम्हारे पर अटैक किया। इसका मतलब यह है कि वो सर्वाइव करना चाहते थे, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। अगर तुम ऐसा उनकी जगह के ऊपर होते और वो लोग भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करते, तुम भी उनके साथ ऐसा ही करते जैसा डॉगजिन ने तुम्हारे साथ किया है, क्योंकि तुम उनको छोड़कर जा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका लॉयल सब्जेक्ट उन्हें छोड़कर जा रहा है। बात सुनने के बाद मूजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा वूजन आगे से खामोश होता है, फिर साथ उसे कहता है सब एक चीज को भूल जाओ, हर एक चीज भूल जाओ, अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाओ। अगर तुम्हारा दिल जहाँ पर पॉइजनस होगा तुम कभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते और तुम्हारी तलवार भी पॉइजनस हो जाएगी। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम नफरत को भुला दो और एक नई शुरुआत करो, एक नए कल्टीवेटर बनो, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। मूजिन उसे कहता है कि ठीक है थैंक यू मास्टर, मैं यहाँ पर इन सारी बातों को ध्यान में रखूंगा और इन सभी बातों को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। मूजिन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो जब तक तुम हील नहीं हो जाते तब तक तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर घर के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं फ्री में तुम्हें नहीं रखने वाला। तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से हमारे साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। ना तो तुम्हें यहाँ पर मुफ्त में खाना मिलेगा, ना यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में सोने को मिलेगा। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? तो वो कहता है जी सर मुझे आपकी बात की समझ आ रही है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा वूजन वहां चला जाता है, तो उसी के साथ ही वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है डैन वूजन, डैन सोमी, मैंने आज से पहले इन दोनों का नाम कभी क्यों नहीं सुना। आज से पहले जिंदगी में कभी भी किसी ने मेरे साथ इतनी काइंडली बात नहीं की जितना ये दोनों मेरे साथ काइंडली बात कर रहे हैं। ये दोनों बाप बेटी वाकई में एंजल्स की तरह हैं। नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन समाते जो होता है वो उससे काम करवा रहा होता है। तो जहाँ पर मूजिन जो होता है वो एक लकड़ी के डंडे के साथ कपड़ों को पीट रहा था। जहाँ पर पहले शुई कपड़े धो रही थी, अब यहाँ पर वो उससे कपड़े धुलवा रहा होता है। तो वो बड़ी जोर जोर से कपड़ों के ऊपर मार रहा होता है। तो समाते चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए जो तुम क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर मुझे बीच में क्यों टोक रहे हो? समाते उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए जो तुम कर क्या रहे हो, तुम कपड़ों को इतनी जोर से क्यों पीट रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर तकरीबन 10 बार बता चुका हूँ कि बड़े आराम से कपड़ों के ऊपर मारो, तुम तो इस तरह कपड़ों को फाड़ दोगे। तो मूजिन उसे कहता है तो फिर यहाँ पर बकवास करना बंद करो और अपना काम करो ना, वैसे भी ये तुम्हारा काम है। तो वो कहता है नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम यह है कि तुम्हारे पर नजर रखनी है, मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉस हूँ। मूजिन उसे कहता है कि नहीं तुम यहाँ पर बॉस नहीं हो बल्कि तुम भी मेरी तरह यहाँ पर एक नौकर हो। ये बात सुनने के बाद समाते जो होता है वो कहता है कि यार इस बंदे का करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पर मुझे बॉस क्यों नहीं समझ रहा, मैं इसका सीनियर हूँ। इसी के साथ समाते उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं यहाँ पर एक नौकर हूँ तो फिर भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ा सीनियर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे पहले से यहाँ पर हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वूजू ने यहाँ पर तुमसे ये बात तो लाजमी कही होगी कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो फिर तुम्हें काम करना पड़ेगा।
पड़ेगा और यहाँ पर काम करने का मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर एक सर्वेंट की तरह ही काम करोगे और तुमसे पहले होने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारा सीनियर और तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। तो मूजिन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे नौकर के ऑर्डर्स को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सीनियर बनना चाहते हो और मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स देना चाहते हो और मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनूं तो फिर मुझसे फाइट में जीत जाओ। अगर तुम फाइट में मुझसे जीत जाते हो तो फिर तभी मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। स्मार्टी उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है, मेरे साथ आओ, हम लोग फाइट कर लेते हैं। और दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे स्मार्टी और मूजिन में से कौन यहाँ पर फाइट को जीतेगा और कौन सीनियर बनेगा, कौन जूनियर बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मूजिन और स्मार्टी दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। मूजिन स्मार्टी से कहता है कि मुझसे फाइट करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। और स्मार्टी भी उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, अपनी बात से मुकरना मत। और इसी के साथ दोनों अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। दोनों काफी सीरियस मूड में लग रहे होते हैं और इसी के साथ स्मार्टी वहां से भागना शुरू कर देता है, चिल्लाकर कहता है माय लॉर्ड तुम कहां पर हो, जल्दी से आ जाओ, पता नहीं तुम इस किस बंदे को उठाकर ले आए, ये बहुत ही बदतमीज है और ऊपर से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। सुनने के बाद मूजिन को भी झटका लगता है कि ये बेवकूफ कमीना करके आ रहा है, ये तो यहाँ पर मुझे फंसा देगा और वो बड़ी तेजी से उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है। जबकि हमारा स्मार्टी जो होता है चिल्लाकर सोमी से कह रहा था सोमी प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। और इसी के साथ ही उसे इशारा करते हुए कहता है, वो उसे कहता है कि यहाँ मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, तुम्हें क्या लगता था कि मैं यहाँ पर तुमसे आगे नहीं निकल सकता, मैं तुम्हारा सीनियर और मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पर तुम्हें कैसे सबड्यू करना है। मास्टर और मास्टर सोमी यानी कि वो दोनों यहाँ पर तुम्हें संभाल सकते हैं और दोनों की बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी और तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते। जबकि मूजिन के हाथ में वही डंडा होता है जिसके साथ वो कपड़े धो रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तो स्मार्टी बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भाग रहा होता है। भागते भागते जब वो सामने पहुंचता है तो वहां पर से गवर्नर निकल कर आ रहा होता है। गवर्नर अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आया होता है। तो इसी के साथ ही वहीं पर वो ब्रेक लगाता है और कहता है ये तो लॉर्ड हॉन्ग है, गवर्नर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर जो होते हैं वो काफी सीरियस मूड में होते हैं। तो वो कहता है कि आप यहाँ पर अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आए हैं। इसी के साथ ही गवर्नर जो होते हैं वो कहते हैं ये तो जैंक स्मार्टी है और वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से पकड़ लो। वो अपने पास से एक स्केच भी निकालता है और कहता है देख लो यही वो स्केच है, जल्दी से इस कमीने को पकड़ लो, ये एक बहुत बड़ा कमीना है। के साथ में एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां पर गवर्नर के ऑफिस में नई पिक्चर्स आती है जिसमें नए क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड्स आते हैं और उसे बताया जाता है कि इस महीने जिन लोगों ने बहुत ज्यादा उद्यम मचाया उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तुम्हें यहाँ पर उनके स्केचेस भी दिए जा रहे हैं। तो गवर्नर उन स्केचेस को देख रहा होता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। जब से मैंने जैंग बेक और दूसरे ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़ लिया है तब से यहाँ पर अब नए बैंडिट्स आ गए हैं, यानी कि कुछ नए लोग आ गए हैं जो आकर यहाँ पर चोरी चकारी कर रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं। इसी के साथ जब उसकी नजर स्केच के ऊपर पड़ती है तो वो ये देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है कि इस कमीने को तो मैं जानता हूँ और ना साथ ही उसका नाम भी वहां पर जैंग स्मार्टी लिखा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर वूजिन की पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा है और वूजिन उसे नौकर बनाकर अपने घर पे रखा हुआ है, लेकिन ये उसे धोखा दे रहा है। रात के वक्त जहाँ पर जिस वक्त भी उसे टाइम मिलता है वो चोरियां चकारियां करता है, जाकर बुरे काम करता है, वहां पर उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। इस वजह से गवर्नर जो होता है अपने गार्ड्स को लेकर स्मार्टी को पकड़ने के लिए वूजिन के घर पर पहुंच जाता है। स्मार्टी भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो कहता है ये क्या तुम पागल तो नहीं हो गए जो तुम क्या कर रहे हो। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इन्हें पता चल गया है कि मैं एक चोर हूँ, लेकिन लॉर्ड वूजिन ने इसके बारे में तो बात की होगी, मैं कोई इतना बड़ा भी चोर नहीं हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़े गुनाह कर दिए जिसकी वजह से मुझे जेल में उठाकर ले जाया जाएगा। पता नहीं मेरे लॉर्ड कहाँ पर चले गए हैं, लॉर्ड जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और आकर मुझे बचा लो। वूजिन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो अभी कुछ बुरा किया भी नहीं है। गवर्नर उसे कहता है कि यहाँ पर हमारे सामने नौटंकी करना बंद करो, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपने मास्टर की गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या काम करते आए हो। तुम यहाँ पर मास्टर डैन की गैर मौजूदगी में जो बुरे काम करते रहे उन सभी के ऊपर से पर्दा उठ चुका है। अगर तुम हमारे साथ चुपचाप नहीं चलोगे तो फिर मुझे अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। तो जैसे वो अपनी तलवार निकाल रहा था इसी के साथ मेरा वूजिन पीछे से आकर उसके सर में थप्पड़ मारता है, जिससे गवर्नर बेचारा वहीं पर गिर जाता है। तुम्हारा वूजिन उसे कहता है तुमने यहाँ पर क्यों शोर बचा रखा है और अपने साथ यहाँ पर इतने गार्ड्स को क्यों लेकर आए हो। तो गवर्नर कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर इस बंदे को हमारे साथ आने दे, हम इसे पकड़ने के लिए आए हैं, ये एक बहुत ही घटिया कमीना चोर है। तुम्हारा स्मार्टी उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से हुआ क्या है, तुम अचानक से अपने सोल्जर्स को लेकर हमारे घर के अंदर आकर घुस आए हो। मुझे तो सुनने में आया था कि तुम बीजिंग के लिए निकलने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे सर में चोट लगी है जिसकी वजह से पागल होकर तुम यहाँ पर आ गए हो। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर बैकग्राउंड के साथ हूँ, मैंने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है और यहाँ पर मुझे बीच वाली पिक्चर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो खैर छोड़ो बीच वाली पिक्चर को, हम लोग आगे की बात करते हैं। स्मार्टी कहता है कि मैं तो एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, मैंने कुछ बुरा किया भी नहीं है। इसके साथ ही गवर्नर होंग अपने पास से उसका स्केच निकालता है और उसे कहता है जरा गौर से देखो, इसका स्केच और तुम्हारी शक्ल दोनों एक दूसरे से
से मिलती है और साथ ही नीचे डिटेल्स की तरफ भी देखो। तो जैंग स्मार्ट ने जैसे ही वहां पर आगे बढ़कर स्केच को देखता है तो वो कहता है हाँ जी तो बिल्कुल मैं ही हूँ, और इसी के साथ सोमी भी वहां पर आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर जैंग स्मार्ट और साथ में उसके क्राइम्स लिखे होते हैं। उसके क्राइम्स में वहां पर कत्ल और साथ में बहुत सारे ऐसे क्राइम्स लिखे होते हैं जो कभी उसने किए भी ना हो, यानी कि उसमें स्मगलिंग शामिल होती है, इंसानों की स्मगलिंग, और साथ ही उसमें कॉफीन और इस तरह की यानी चरस गांजा वगैरह को बेचने के बारे में लिखा होता है। कहता है कि ये क्या, ये सारे के सारे क्राइम्स इसमें कहां से ऐड हो गए, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया। हमारा फूजन उसे कहता है कि अगर वाकई में तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो चलो जल्दी से पुलिस के हवाले हो जाओ, जबकि वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी किसी इंसान को स्मगल नहीं किया, ना ही कभी मैंने यहाँ पर चरस गांजा को बेचा है। भी कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सोमी इसी के साथ उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर अंकल स्लेव के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते। अंकल स्लेव एक बहुत ही अच्छे इंसान है, ये मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। गवर्नर उसे कहता है कि सोमी क्या तुम इस पोस्टर को देख भी रही हो, जहाँ पर इसका पोस्टर और साथ में इसके सारे क्राइम्स भी लिखे हुए हैं। सोमी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि पेंटर ने यहाँ पर इसकी तस्वीर गलत बना दी है, किसी ने गलती से इसकी तस्वीर छाप दिया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर उसे कहता है लेकिन यहाँ पर इसकी सारी डिस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई है और साथ में इसका नाम भी लिखा हुआ है, क्या इसका नाम भी गलत लिख दिया है। सोमी कहती है हाँ यहाँ पर सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, मेरा स्लेव अंकल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। और इस बात से स्मार्टे भी काफी हैरान होता है कि सोमी को इसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो स्मार्टे कहता है कि अब जबकि सोमी को मेरे पर भरोसा है तो फिर ठीक है, मैं इस बात को साबित करूंगा। तो स्मार्टे उसे कहता है कि मैं और जंग मिस हम दोनों ही यहाँ पर मिलकर इस सबको साबित करेंगे, हम लोग साबित करेंगे यहाँ पर जो भी कमीना मेरी शक्ल लेकर ये सब कुछ कर रहा है हम उसे पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आएंगे ताकि हम लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। सोमी उसे कहती है हाँ मैं और अंकल स्लेव हम दोनों एक साथ जाएंगे, अभी जाते हैं और जाकर असली क्रिमिनल को पकड़ कर लाते हैं। और वो दोनों वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो हमारा स्मार्टे जो होता है सोमी को कंधों पर बिठाता है और वहां पर से उस बंदे को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पोस्टर छपा है। तो रास्ते में चलते हुए सोमी उसे कहती है हम लोग जा कहां पर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो कमीना कहां पर मिलेगा। स्मार्टे वहां पर अपनी सोचों में गुम होता है। सोमी उसे कहती है कि अंकल जूसी तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो। तो वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं कहां पर जाकर उस बंदे को ढूंढूंगा जो बंदा मेरी शक्ल लेकर ये सारे काम कर रहा है। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि ऐसा दुनिया के ये सारे काम मैंने किए और मुझे कुछ याद ना हो सकता है कि मैंने ये काम कर दिए और मुझे पता भी ना हो कि मैंने ये सारे काम कर दिए हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन सोमी को मेरे पर पूरा भरोसा है, सोमी को मुझसे उम्मीद है कि यहाँ पर सब कुछ गलत साबित होगा, हमें कोई ऐसा कल्प्रिट मिलेगा जो मेरी शक्ल लेकर ये सारे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सबको ओवरलुक नहीं कर सकता, मुझे सोमी के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरना है, हमें जाकर कहीं ना कहीं से उस बंदे को ढूंढ कर लाना ही होगा। ऐसे वो लोग वहां से आगे बढ़े होते हैं। इसी के साथ ही वूजन की आवाज आती है तो वो कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, जो तुम कर क्या रहे हो। तो वूजन वहीं पर एक पेड़ की डाल के ऊपर खड़ा होता है। स्मार्टे उसे कहता है कि माय लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर साथ ही उसे कहता है सबसे पहले मैं उन जगहों के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर के बंदे हुआ करते हैं, यानी कि इस तरह के लोग जो किस तरह के काम कर सकते हैं। मैं गैम्बलिंग प्लेसेस के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर लोग जुआ सट्टेबाजी करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वूजन उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तो फिर तुम सोमी को अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो ऐसी जगह कितनी खतरनाक होती हैं। सोमी उसे कहती है लेकिन मैं साथ क्यों नहीं जा सकती। तुम्हारा वूजन आगे बढ़ता है, सोमी को उतारता है और कहता है जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें खुद ऐसी जगहों के ऊपर लेकर जाऊंगा, फिलहाल के लिए तुम वूजन के साथ जाओ, वूजन के साथ बाजार जाओ और वहां पर से जाकर अपने लिए चीजें खरीद कर ले आओ। बहुत खुश हो जाती है और कहती है ठीक है हम लोग डम्पलिंग्स खरीद कर लाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा वूजन सोमी को उठाकर वहां से बाजार की तरफ चला जाता है, जबकि हमारा वूजन जो होता है वो स्मार्टे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वाकई में हिल गए हो। स्मार्टे उसे कहता है लेकिन मेरा यकीन करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, अरे बस की बात ही नहीं है। तो वो कहता है फिर तुमने वहां पर क्यों कहा था कि मुझे यहाँ पर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि वो तो सिर्फ एक मजाक था। तो स्मार्टे गुस्से के साथ से कहता है कि बकवास, ये कैसा मजाक था, वहां पर वो लोग मुझे पकड़ कर ले जा सकते थे। साथ ही हमारा वूजन उसे कहता है कि जरा गौर से इस बारे में सोच कर देखो, तुम यहाँ पर क्या उस क्रिमिनल को ढूंढना चाहते हो। तो स्मार्टे उसे कहता है कि हम लोग जाकर उन सभी लोगों को पकड़ेंगे, वो लोग जो कि यहाँ पर चरस गांजा को बेचते हैं या फिर यहाँ पर इंसानों की स्मगलिंग में शामिल है, उनमें से किसी एक को भी पकड़ लिया तो उसको इंटेरोगेट करेंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन कमीना है जो यहाँ पर मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह के लोगों को ढूंढना होगा। हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैंग स्मार्टे यहाँ पर अपनी बेगुनाही को कैसे साबित कर पाएगा। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्मार्टे कहता है कि हमें उन लोगों को जाकर ढूंढना होगा जो लोग इस तरह के काम करते हैं, स्मगलिंग और साथ में चरस गांजा बेचते हैं, हमें उन लोगों को जाकर ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें बैंडिट्स को जाकर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के काम तो सिर्फ बैंडिट्स ही कर सकते हैं, इस तरह के घटिया काम उनके अलावा और कौन करेगा। स्मार्टे कहता है लेकिन वो हमें मिलेंगे कहाँ पर। वूजन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ पर मिलेंगे, जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो सारे के सारे जंगलों में या पहाड़ों में जाकर छुपे होते हैं, तो हमें वहीं पर जाना होगा और वहां पर जाकर उनको ढूंढना होगा। इसी के साथ ही ये लोग वहां पर
से चलते हुए सीधे जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये लोग एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद हमारा वुजन उसे कहता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे लगता है कि वो लोग यहीं पर आसपास ही कहीं पर छुपे होंगे। वुजन उस जगह को देखने के बाद कहता है कि ऊपर से जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मैं तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक घर बनाकर रहना चाहूंगा। स्मार्ट उसे कहता है कि तुम इस जगह के ऊपर क्यों रहना चाहते हो जहाँ पर आसपास बहुत सारे बैंडिट्स हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस जगह के ऊपर घर बनाकर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा होगा, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे ताने दे रहे हो? तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो रोना शुरू कर देता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें ताने दे रहा हूँ, मुझे बहुत सा डर लग रहा है। क्या तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना डर लग रहा है? मेरे ऊपर ऐसे क्राइम्स डाल दिए गए हैं जिन क्राइम्स को मैंने कभी किया भी नहीं है। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं इंसानों की स्मगलिंग करता हूँ और साथ ही चर्स गांजा बेचने का मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या तुम्हें पता भी है अगर ये इल्जाम मैं अपने ऊपर से नहीं हटा पाया तो फिर मुझे सजाए मौत दी जा सकती है, या फिर मुझे सारी उम्र के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम वहां पर उनके सामने एक बात नहीं कह पाए कि ऐसा नहीं कर सकता। तुमने कहा कि अगर मैंने ऐसे किया है तो मुझे जेल में जाना चाहिए, और ऊपर से तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ और सिर्फ उस नए लड़के मुजिन को यहाँ पर सिखा रहे हो और साथ ही सोमी को सिखा रहे हो, उन दोनों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हो, लेकिन मुझे क्या सिखा रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं सिखा रहे। तो वो वहां पर चिल्ला चिल्लाकर उसके सामने गिले कर रहा था कि मुझे सारा दिन घर का काम करना पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए बर्तन धोता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, अच्छे अच्छे खाने कौन बना कर देता है, तुम्हारे कपड़े कौन धोता है, तुम्हारे बर्तन कौन धोता है, और साथ ही घर की सफाई कौन करता है, लेकिन फिर भी तुम सोमी और मुजिन दोनों को वहां पर मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी की टेक्निक सिखाते हो जबकि मुझे कुछ भी नहीं सिखाते। तुम्हारा वुजन उसकी बातें सुनने के बाद अंदर से खुश हो रहा था और कहता है जरा देखो तो सही, ये लड़का यहाँ पर दूसरे से जेलस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि सभी यहाँ पर कुछ सिखाना पड़ेगा। तुम्हारा वुजन उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया है, तुम घर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हो, तो बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जब हमारा वुजन उससे पूछता है कि बताओ मुझसे क्या चाहिए, तो इसी के साथ ही वो कहता है जैसे तुम यहाँ पर मुचिन को मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाते हो, जैसे तुमने उसे यहाँ पर ब्लेड्स को वेल्ड करना सिखाया, बिल्कुल वैसे मुझे भी सिखाओ, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो वुजन कहता है क्या वाकई में तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? इसी के साथ ही वहां पर उनके ऊपर एरो से अटैक होता है। जब उनके ऊपर एरो से अटैक होता है तो स्वाति कहता है कि ये क्या किसने अटैक कर दिया। तो इसी के साथ ही मेरा वुजन उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे खींचकर साइड के ऊपर करता है और कहता है कि बच्चों यहाँ पर एरोस गिर रहे हैं, यानी कि हमारे पर अटैक हुआ है। तो दो तीर उड़ते हुए सीधे उसकी टांगों के बीच में जाकर लगते हैं। तो स्वाति बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है जबकि वो देख रहा होता है कि हो क्या रहा है, जहाँ पर इतने सारे एरोस कहाँ से आए होंगे। बैंडिट्स वहां पर पहुंच जाते हैं। बैंडिट्स कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन यहाँ पर आया है। तो बैंडिट बॉस उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर एरोस के साथ मर जाना चाहिए था, लगता है कि अब हमें अपने खातों को गंदा करना पड़ेगा। स्वाति कहता है कौन हो तुम? वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया होता है। तो वो कहता है ये तो बैंडिट्स हैं, ये तो बैंडिट्स है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बैंडिट्स तो यहाँ पर आ गए हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर डरने की क्या जरूरत है जबकि मास्टर मेरे साथ है, मास्टर इन सभी बैंडिट्स को एक ही झटके में मार डालेंगे। जब वो साइड के ऊपर देखता है अपने मास्टर की तरफ तो उसका मास्टर ग्राउंड के ऊपर लेटा होता है। उसने दो एरोस को उठाकर जानबूझकर अपने कपड़ों के अंदर दंसाकर वहां पर नाटक कर रहा था जैसे उसे एरोस लगे और वो मर गया है। स्मार्टी उसकी तरफ देखता और कहता है कि माय लॉर्ड आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो उसे कहता है क्या तुम देख नहीं रहे, मुझे एरोस लगे, मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी और मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। स्मार्टी कहता है कि अपना ड्रामा करना बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि एरोस अगर सीरियसली तुम्हें एरोस लगे भी होते तभी तुम मरने वाले नहीं थे। वुजन उसे कहता है मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर एरोस लगे और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर उठ पाऊंगा और इन सभी को हरा पाऊंगा। अब सब कुछ तुम्हें करना होगा, मेरी जान बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। स्मार्टी कहता है कि अब अचानक से इसे क्या हो गया है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर एरोस के साथ से कुछ भी नहीं होने वाला, फिर यहाँ पर इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, यहाँ पर इन सभी से फाइट करूं। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि तुमने तो यहाँ पर कहा था ना कि तुम स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो, तो फिर चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। बात सुनने के बाद स्मार्टी काफी हैरान होता है। फिर साथ ही सामने से एक बैंडिट तलवार लेकर आगे बढ़ता है। स्मार्टी सोच रहा था मुझे लगता है कि ये चाहता है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूं, मैं यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस करूं इन बैंडिट्स के साथ, तो फिर मुझे भी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये तो यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं उठने वाला। जिस तरह से ये ग्राउंड के ऊपर से नहीं हिल रहा, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी मदद करने के लिए उठेगा। यहाँ पर इन सभी बैंडिट्स को मुझे खुद ही संभालना होगा और अगर यहाँ पर सिचुएशन खराब होती है तो मुझे लगता है कि तभी यहाँ पर उठकर मेरी मदद करेगा। साथ ही वो अपने आसपास देखता और कहता है मुझे पहले यहाँ पर जज करना होगा कितने सारे लोग हैं, कम से कम यहाँ पर 30 लोग होंगे, तो इन सभी लोगों को यहाँ पर मुझे हैंडल करना होगा। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मुझे ये भी देखना होगा क्योंकि मैं एक थर्ड रेट का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि अटैक के लिए हो। स्मार्टी वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है जबकि बॉस आगे सस्ते हुए कहता है लड़के तुम यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हो, तुम रेजिस्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारा एक साथी पहले ही मर चुका है, अपने साथी की डेड बॉडी लो और उसी के साथ ही यहाँ पर तुम भी मर जाओ। स्मार्टी उस बैंडिट से कहता है कहीं तुम अंधे तो नहीं हो, क्या ये तुम्हें मरा हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे तो किसी एंगल से ये मरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसने बस अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तो बॉस से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इसी के साथ ही हमारा स्मार्टी कहता है कि मैं पहले भी यहाँ पर उस बच्चे को हरा चुका हूँ, यानी उस बैंक को हरा चुका हूँ। उस वक्त मैंने किस टेक्निक को यूज किया था वही
टेक्निक मैं यहाँ पर यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो किंग कॉन्ग टेक्निक है यानी कि उसकी जो फुट स्टेप टेक्निक है वो काफी ज्यादा तेज है। मैं उसी टेक्निक को अपने लिए यहाँ पर यूज करूंगा और हथियार बनाकर इन सभी से फाइट करूंगा। सभी लोग तो बस कुछ मेयर बैंडेट्स हैं, इन सभी से भागना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। फिर साथ वो कहता है लेकिन मैं भागूंगा क्यों, और इसी के साथ हमारा स्मार्टे जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ अपनी फुट टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, क्योंकि सामने से उसके ऊपर एक स्लैश लगती है। जब वो बैंडेट उसके ऊपर स्लैश लगाता है तो वो नीचे से गायब हो जाता है। उसे देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि वो लड़का कहां पर चला गया। तुम्हारा स्मार्टे ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और उस बैंडेट से कहता है कि तुम्हारी जो तलवार का अटैक तो मेरे मास्टर की फिंगर फ्लिक से भी ज्यादा स्लोअर है, और इसी के साथ ही वो उसके पीछे वाली साइड पर निकलता है और साथ ही उसको पीछे से एक पंच मारता है। हालांकि उसके पंच में बिल्कुल पावर नहीं होती, क्योंकि स्मार्टे एक मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है, इसी वजह से उसके पंच में ज्यादा पावर नहीं होती, उसे सिर्फ एक झटका ही लगता है। स्मार्टे कहता है कि मैंने कर लिया, मैंने कहा लिया, मैंने पहला पंच मार लिया। हालांकि मेरे पंच में ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है किसी तरह मैं इन सभी को हरा सकता हूँ। इसी के साथ ही फिर से उसके ऊपर 2 एरोस के साथ अटैक होता है। स्मार्टे फिर से फुट टेक्निक को यूज करते ऊपर की तरफ जंप करता है। वो ऊपर की तरफ जंप करता है तो वो लोग देख रहे होते हैं क्या वो कहां पर चला गया। तो फिर ऊपर जंप करने के बाद स्मार्टे नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे भी, जैसे वो ऊपर फ्री फायर में बंदा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, बिल्कुल वैसे ही ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। नीचे जो बैंडेड होता है उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे उसके मुंह पर पंच मारता है तो एक पंच के साथ उस बंदे को नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है, और इस बार फोर्स की वजह से वो बंदा जो होता है यानी वो बैंडेड जो होता है हार जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकी के सभी लोग कहते हैं कि इसने एक को हरा दिया, चलो जल्दी से इसे मार डालते हैं। स्मार्टे सोच रहा है कि मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मैं सभी को हरा सकता हूँ, लेकिन साथ उसके ऊपर तीरों की बरसात हो जाती है और इस बार वो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर फुट टेक्निक को यूज कर रहा है। वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और कहते हैं हमें बस इसे यहाँ पर अपनी किंग कॉन्ग टेक्निक को यूज करने से रोकना होगा। अगर जो किंग कॉन्ग टेक्निक को यूज नहीं करेगा तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से मार डालेंगे। स्मार्टे वहां पर उन सभी के बीच में अब अकेला होता है, वहां पर चारों तरफ से वहां पर वो सारे उसे घेर लेते हैं। इसी के साथ स्मार्टे सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, तो वुजन उसके कान में एक बात कहता है। वुजन उसे कहता है कि 2 स्टेप्स राइट की तरफ मुड़ो। तो हमारा स्मार्टे इसकी बात सुनने के बाद 2 स्टेप राइट की तरफ लेता है। इसी के साथ एक बैंडेड अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो वो उस अटैक को अवॉइड कर लेता है और नीचे झुकने के बाद आगे बढ़ता है और उसे एक पंच मारता है। वो उसकी थोड़ी के नीचे पंच मारता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। स्मार्टे कहता है कि मेरे लॉर्ड वहां पर लेटे हुए भी यानी कि वहां पर बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। अगर मास्टर यहाँ पर इसी तरह मुझे हिंट्स देते रहे तो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत सकता हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्मार्टे जो होता है उनमें से एक बैंडेड बॉस के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो उसके जबड़े के ऊपर पंच मारता है, जिससे वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। स्मार्टे वहां पर सोच रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर वुजन मुझे साथ साथ में बता रहा है कि मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पर इसे इजिली कर पाऊंगा। उस जैसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो स्मार्टे सोच रहा था मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनका बॉस गिर चुका है तो बाकी के सभी लोग डर कर भाग जाएंगे। लेकिन वो सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग वहां से भागने की बजाय उसके ऊपर एक बार छलांग लगा देते हैं और कहते हैं अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जब हमारे वुजन को लगता है कि स्मार्टे इस वक्त मुश्किल में है, तो इसी के साथ ही हमारा वुजन भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा, और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है। इसी के साथ सभी बैंडेट्स वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में कुछ ही सेकंड में वहां पर उसने सभी के सभी बैंडेट्स को नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया होता है, और उन सभी के वहां पर गिरने के बाद स्मार्टे उसे कहता है कि तुम तो मर गए थे, अब तुम यहाँ पर उठे कैसे। वुजन उसे कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बस एक मजाक था। और इसी के साथ स्मार्टे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता और कहता है मैंने यहाँ पर कार्य लिया था, मैंने यहाँ पर कितने सारे लोगों को जख्मी किया, स्पेशली इनके बॉस को मैंने ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक था और बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। तुम्हारा वुजन से कहता है कि लाइफ और डेथ बैटल तो यही होती है, मैंने इसी वजह से यहाँ पर ये सारी नौटंकी की और तुम्हें यहाँ पर इनसे फाइट करनी थी। अगर तुम यहाँ पर चाहो कि मैं तुम्हें सिखाऊं तो सीखने के लिए सबसे बेटर यही होता है कि जब तुम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में होते हो उस वक्त तुम जो भी सीखते हो उसमें सारी जिंदगी याद रहता है। तो स्मार्टे उसे कहता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताओ, अगर यहाँ पर मैं इन बैंडेट्स को नहीं हरा पाता और यहाँ पर इन बैंडेट्स के हाथों से मर जाता, क्योंकि मैं अगर डर जाता तो फिर ये बैंडेट्स तो लाजमी तौर पर मुझे मार डालते, तो क्या तुम यहाँ पर बीच में आकर इनको रोकते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इनको रोकते। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर बीच में आकर इनको बिल्कुल भी नहीं रोकता। अगर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो फिर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारे यहाँ पर ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से निकलना आना चाहिए। अब जबकि तुमने यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस कर लिया है तो फिर आगे तुम इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। जब भी कभी तुम्हारे सामने ओपोनेंट से होगा तुम यहाँ पर
पर उसका सामना करोगे, उससे फाइट करोगे। तो ये बात सुनने के बाद स्मार्टे सोच रहा होता है ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, इसकी बातों से लगता है कि ये मुझे मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे भले के लिए है। तुम्हारा वजूद उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम इस तरह का चेहरा क्यों बना रहे हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं बॉस, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच रहा, मुझे लगता है कि ये बैंडिट्स का बॉस है, चलो जल्दी से इसको जगाते हैं और उसे इंटेरोगेट करते हैं। और उसके बाद उसके मुंह के ऊपर पानी डालते हैं, उसे पानी डालकर जगाते हैं, तो वो वहां पर खांसते उठकर बैठ जाता है। तुम्हारा वजूद उसे कहता है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तो बॉस उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग कौन हो जहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ क्यों किया है। तुम्हारा वजूद उसे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर चिटर चैट को स्किप करूंगा और तुम्हारे साथ सीधे सीधे बात करूंगा, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो ये बात सुनने के बाद उसके सामने पोस्टर करदार कहता है कि जल्दी से बताओ कि ये बंदा कौन है, क्या तुम इसको जानते हो। तो वो इस पोस्टर को देखने के बाद माथे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या ये बंदा यही नहीं है तुम इस पोस्टर में जो देख रहे हो, तुम इसे अपने साथ लेकर फिर और फिर मुझसे पूछ रहे हो। तुम्हारा माथे चिल्लाकर उसे कहता बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ क्या इस पोस्टर में कौन है। तो इसी के साथ ही वो लोग उससे पूछते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुमसे दूसरा सवाल पूछते हैं, ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर गांजा कहाँ से मिलता है, फिर कौन है यहाँ पर जो तुम्हें गांजा की सप्लाई करता है, क्योंकि तुम्हारे बैंडेड दोस्तों की बॉडी पर से काफी सारा गांजा मिला है। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहता है कि ये सारे का सारा गांजा में बैक कैली से मिला है। तो भूषण कहता है कि मैं यहाँ पर झूठ सुनने के लिए नहीं आया, मैंने तुमसे जो पूछा उसका सही से जवाब दो, आखिर गांजा तुम्हारे पास आता कहाँ से, कौन इसको सप्लाई कर रहा है, और अगर यहाँ पर तुम मेरे साथ मजाक करोगे तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो वो कहता है कि इस बंदे का किलिंग इंटेंट इतना सा पावरफुल है कि मैं इसके सामने मजाक तो क्या मैं बोल भी नहीं पा रहा, अगर मैंने इसको गलत जवाब दिया तो ये मुझे मार डालेगा। तो वो कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बताता हूँ कि ये गांजा की सप्लाई कौन कर रहा है। इस वक्त यहाँ पर एक एसोसिएशन है जिसे ट्रिपल स्वर्ड एसोसिएशन कहा जाता है, ये उस ग्रुप के लोगों का काम है। स्मार्टी कहता है कि मैंने इस ग्रुप के बारे में सुना हुआ है। भूषण कहता है कि और बताओ। तो इसी के साथ ही वो बॉस से कहता है कि ट्रिपल स्वर्ड एसोसिएशन जो है ये ब्लैक स्वर्ड एसोसिएशन के खत्म होने के बाद यहाँ पर इन लोगों ने अपना सर उठा लिया, यानी कि ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी थी वो पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल थी, और जब से ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी वालों को हरा दिया गया और उन सभी को जेल में भेज दिया गया, तब से यहाँ पर छोटी मोटी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी सफल होने की कोशिश कर रही हैं। और उनमें ट्रिपल स्वर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन लोगों ने यहाँ पर अपना बिजनेस चालू कर दिया है, वो यहाँ पर चर्च गांजा बेचते हैं और साथ ही यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं। मैंने उन सभी लोगों को यहाँ पर पर्सनली तो नहीं देखा, क्योंकि वो सभी लोग अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहनते हैं। वो जितने भी लोग हैं, यानी कि उनके सेक्टर के जितने भी लोग हैं जो ये गांजा बेचने के लिए आते हैं, सप्लाई करने के लिए आते हैं, सभी ने मास्क पहने होते हैं। और भूषण कहता है कि मुझे उन लोगों के बारे में बताओ, क्या वो लोग स्ट्रॉन्ग है। तुझे बात सुनने के बाद बॉस उसे कहता है कि हाँ वो सभी लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, उन्हें लगता है कि वो सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट है, यानी कि उन सभी के पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स हैं। इसके अलावा उन लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहने होते हैं। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो कौन से सेक्टर के लोग हैं, या फिर मुझे ये नहीं पता कि क्या मैं उनको जानता हूँ या नहीं जानता, बस इतना ही पता है कि वो लोग जहाँ पर गांजा बेचने के लिए आते हैं वो हमें गांजा देते हैं, उसके बदले में हमें जहाँ पर उस गांजा को बेचना होता है। ये भी हम लोग जहाँ पर जानबूझकर नहीं कर रहे, जहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उन लोगों ने जहाँ पर हमें जान से मारने की धमकी दी थी, उन्होंने मेरे काफी सारे बैंडेड दोस्तों को मार डाला और साथ ही जबरदस्ती हमसे यहाँ पर जो गांजा की सप्लाई करवा रहे हैं वो इसे बिचवाते हैं। यहाँ तक कि हमारी कुछ बैंडेड गैंग्स ऐसी हैं जो कि उन लोगों के हाथों से मारी जा चुकी हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर इस गांजा की सप्लाई को मना किया था कि वो लोग इसको नहीं बेचेंगे, तो उन्होंने उन सभी लोगों को मार दिया। तो भूषण कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें उनकी लोकेशन के बारे में पता है। तो वो कहता है नहीं मुझे उनकी लोकेशन के बारे में नहीं पता, उनमें से एक मास्क वाला बंदा हर महीने यहाँ पर हमें माल देने के लिए आता है, उसके अलावा हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर से आते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं। स्मार्ट चलाकर उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर किसी चीज के बारे में पता भी है या नहीं। तो भूषण कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। भूषण कहता है कि तुम लोगों के पास जितना भी गांजा यहाँ पर मौजूद है वो सारे के सारा मुझे दे दो, मैं उस सारे के सारे को लेकर जाऊंगा। तो बॉस कहता है क्या तुम वाकई में वो सब कुछ चाहते हो, लेकिन क्यों। तुम्हारा भूषण कहता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हारे पास जितनी भी सप्लाई है वो सारी की सारी मुझे दे दो, अब जल्दी करो, अगर तुम नहीं दोगे तो फिर मरोगे। और इसी के साथ ही बॉस वहां पर अपनी सारी जितनी उसके पास सप्लाई मौजूद होती है वो सारी गांजा की सप्लाई लाकर उसे दे देता है। तो नेक्स्ट में यूजियांग स्ट्रीट्स का दिखाया जाता है, जहां पर गलियों में हमें दिखाते हैं कि एक बंदा होता है जो वहां पर मांग रहा होता है, यानी कि वो मांग क्या रहा होता है, वो गांजा मांग रहा होता है, यानी यही चर्च गांजा वगैरह मांग रहा होता है। तो यहीं पर हमारी शुई को भी दिखाते हैं कि शुई वहीं पर इस सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं, लेकिन गली में जो भिखारी बैठे होते हैं वो लोग भी वहां पर यही चीज मांग रहे होते हैं और कहते हैं हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। तो शुई कहती है कि मुझे यहाँ पर इतना तो पता था कि यहाँ पर इस नॉर्थर्न रीजन के जितने लोग हैं उन सभी लोगों में काफी बुरी तरह से गांजा फैल चुका है, यहाँ पर इसको सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं, यहाँ पर गलियों में बैठे हुए लोग भी बुरी हालत में और यहाँ पर और ज्यादा इन्हें सप्लाई चाहिए। तो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडपा ने म्यूरियम अलायंस की तरफ से मुझे इस केस को हल करने के लिए भेजा है कि मैं जाकर सप्लायर्स को ढूंढूं। तो चलते चलते वो यहाँ पर किसी के साथ टकरा जाती है, तो वो मुजीन होता है। तो जब उसके साथ टकराती है तो वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ टकराने के बाद उसे सॉरी बोलना चाहिए, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो। जैसे वो अपना मास्क उठाकर ऊपर देखती है तो वो कहती है जो तो मुजीन है, वो कहती है मुझे तुम यहाँ पर क्या
क्या कर रहे हो। फिर साथ ही वो उसकी गोद में देखती है कि वहाँ पर शुई होता है, सॉरी सोमी होती है। तो वो उसे कहती है जी तो सोमी है, सोमी तुम इसके साथ क्या कर रही हो। और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि मूजिन और सोमी ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक गांव का दिखाया जाता है, एक दूसरा गांव जहाँ पर एक बंदा जो होता है वो गांजा बना रहा होता है। वो जड़ी बूटियों को मिक्स करने के बाद वहाँ पर ये सब कुछ बना रहा होता है, जबकि वहीं पर उसके पास एक और बंदा होता है। उसे कहता है क्या ये सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो वो कहता है हाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ये बंदा जो यहाँ पर गांजा बना रहा होता है वो दूसरे बंदे से पूछता है मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वो बंदा मिल गया जिसने यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी के लोगों को खत्म किया है, उन सभी को पकड़वाया है। तो वो उसे कहता है कि जैंग समाते नहीं, वो मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर उसका बेस बदल कर ये सब कुछ कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर सामने जरूर आ जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो समाते मर चुका है या फिर वो बहुत ही गहराई में कहीं पर जाकर छुपा हुआ है और बाहर नहीं आना चाहता। हालांकि मैं यहाँ पर उसका रूप लेकर बहुत सारे घिनौने क्राइम कर रहा हूँ जिसकी वजह से गार्ड्स उसको ढूंढ रहे हैं। अगर वो बाहर निकल भी आता है तब भी गार्ड उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे पकड़कर सजाए मौत दे दी जाएगी। यहाँ पर एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुजन इस केस को कैसे हल करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर वुजन के मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुई उसके मैंशन में वापस आ जाती है। तो वापस आने के बाद हमारा वुजन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिर मैं सिचुएशन में कैसे फंस गई, क्योंकि सोमी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई जहाँ पर मैंशन में वापस ले आती है। इसी वजह से उसे वापस आना पड़ता है और वापस आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होती है कि मैं उन्हीं को वापस घर ले आई हूँ। और साथ ही वो भी सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर इसके पास वापस नहीं आना था। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर वापस क्या कर रही हो। तो वो शुई सोच रही होती है कि आज किस स्टोर में मुझसे सवाल पूछ रहा है, लगता है कि मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ, पहले मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछूंगी, आज ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो माँ डॉगजिन का साथी है, माँ डॉगजिन का साथी तुम्हारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि अब ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, ये हमारा फैमिली मेंबर है। शुई उसे कहते हैं कि ये किस किस्म की फैमिली है, तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स एक्टर सभी लोगों को मिक्स करना चाहते हो। तुम्हारे पास पहले जैक स्मार्ट है जो कि ऑर्थोडॉक्स एक्टर है, अब तुम्हारे पास यहाँ पर मूजी है जो कि अनऑर्थोडॉक्स एक्टर है। और तुम कौन से सेक्टर से हो, तुम एक ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स हो। उसकी बात सुनने के बाद वहां पर मुजिन जो होता है वो शर्मा रहा होता है। मुजिन सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा कहा और साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर संभाल संभाल कर बात करो, मैं यहाँ पर मार्क डॉगजिन के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं इनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। मुजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो, तुम यहाँ पर कभी कहते हो कि मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ या फिर अनऑर्थोडॉक्स हूँ, अब इस बात का क्या मतलब है। मैं यहाँ पर अगली बार डीमन कर्ल का कोई मेंबर लेकर आऊंगा और उसे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना लूंगा, फिर देखते हो कि तुम यहाँ पर मुझे क्या कहोगी। तो शुई कहती है अच्छा ठीक है ठीक है। फिर साथ ही हमारा वुजन उसे कहता है अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जो सवाल मैंने तुमसे पूछा उसका जवाब दो। तो शुई कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि कुछ दिन पहले हमें यहाँ पर एक खबर मिली थी, हमारी म्यूरियम अलायंस को पता चला था कि यहाँ पर हुनान प्रोविंस में काफी सारे शहर ऐसे हैं, काफी सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग चर्च गांजा के पर लग गए हैं। कोई ऐसा है जो कि इनको माल सप्लाई कर रहा है और हम लोग यहाँ पर इसी की सोर्स को देखने के लिए आए। तो इसकी सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि इसकी सोर्स हुनान में है। जब मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर तो गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर चर्च गांजा के पर लग चुके हैं, उनके यहाँ पर मुसलसल सप्लाई दी जा रही है और यहाँ पर इसको जानबूझकर कर रहा है। गांव की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है, वहाँ पर लोग पूरी तरह से इसके साथ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं और उसके नशे के आदी हो चुके हैं। अब वुजन से कहता है तो इसी वजह से क्या तुम यहाँ पर हुनान प्रोविंस में आई हो। तो वो कहती है कि हाँ इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर किसी को ट्रैक करते हुए आई हूँ। असल में मुझे यहाँ पर इस बारे में पता चला है कि ये नेशनल मैटर बन चुका है और जबकि ये नेशनल मैटर बन चुका है तो बहुत ही जल्दी रॉयल फैमिली के लोग भी यहाँ पर आने वाले होंगे। रॉयल फैमिली से कुछ गार्ड यहाँ पर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ पर हमसे पहले इस मसले को इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि हमारी म्यूरियम अलायंस में काफी सारे ऐसे गांव हैं जो कि इस चर्च गांजा की वजह से अफेक्टेड हुए हैं और हमें लगता भी है कि यहाँ पर जो चर्च गांजा की सप्लाई है वहीं पर से निकल कर आ रही है। इसके अलावा हमारी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर यह भी पता चला है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ट्रिपल स्वर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उनका जो बॉस है वो फेस चेंजिंग टेक्निक्स को यूज कर सकता है। वो फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज करते हुए मुख्तलिफ लोगों का फेस बनाकर हर जगह के ऊपर जाता है, वहां पर जाकर ये चर्च गांजा की सेल कर रहा है। सुनने के बाद माते उसे कहता है कि बॉस क्या तुमने सुना इसने यहाँ पर क्या कहा कि वहां पर ट्रिपल स्वर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है वो फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तुम्हें इस बारे में पता होगा कि वो फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज कर रहा था। मानव वुजन उसे कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में पता था, मुझे इस टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से पता है। तो स्मार्ट उसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर इस तरह की कोई टेक्निक भी होती है कि कोई अपना
अपना चेहरा चेंज कर सकता है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि ऐसा समझो कि मैंने जरूरी नहीं समझा, और इसी के साथ हमारा वूजन जो होता है फिर से शुई से बात करना शुरू कर देता है। तो शुई उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि इसे अचानक से क्या हो गया, ये भागते हुए बीच में क्यों आ गया और फेस चेंजिंग टेक्निक के बारे में क्यों बात कर रहा है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कोई कमीना जहाँ पर इसका चेहरा यूज करते हुए बहुत सारे घिनौने क्राइम कर रहा है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ ही यहाँ पर चरस गांजा की सप्लाई भी शामिल है। इसके साथ ही वो अपने पास एक थैली निकालता है और उसे कहता है देखो इसके अंदर वो गांजा पड़ा हुआ है जो कि ये लोग यहाँ पर बेच रहे थे। तो शुई उसे कहते हैं कि इसको चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि ये कोई नॉर्मल गांजा नहीं है, बल्कि ये गांजा से काफी ज्यादा अलग है। इसके अंदर कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है कि जो भी एक बार इसको ले लेगा वो बार बार इसको लेने की तलब रखेगा, वो पूरी तरह से इसके नशे का आदी हो जाएगा। शुई उसे कहती है लेकिन तुम्हें जो मिला कहाँ से। तो वूजन कहता है कि मेरे पास अपने तरीके हैं, मैं अपने तरीकों से ढूंढ सकता हूँ। तो वो कहते हैं फिर बताओ कि हम लोग उस बंदे को कैसे पकड़े जो यहाँ पर इसको सप्लाई कर रहा है और उन लोगों तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो वूजन कहता है कि इसको पकड़ने के लिए मेरे पास अपने ही तरीके हैं, मैं अपने तरीके से ढूंढ लूंगा। तो शुई से कहते हैं मुझे भी तो बताओ ना, हम लोग यहाँ पर उसको कैसे पकड़ेंगे। वूजन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर उसको पकड़ना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनसेशन देनी पड़ेगी, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनसेशन दोगी तभी यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो वो कहती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वूजन कहता है कि ब्लैक स्टोर सोसाइटी वाले जितने भी लीडर थे उन सभी के सर के ऊपर इनाम था, तुम्हारी म्यूरियम अलायंस की तरफ से वो इनाम मुझे ला कर दे दो। तो शुई आगे से बहुत ही बोरिंग सा फेस बनाती है। तो वूजन पीछे मुड़ जाता है और कहता लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट करना है। तो वो कहती है नहीं रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें वो देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी यहाँ पर एक कंडीशन होगी। वूजन कहता है कि बताओ अब यहाँ पर तुम क्या कंडीशन रखना चाहती हो। तो शुई कहती है कि मेरी कंडीशन ये होगी कि अगर हम लोग यहाँ पर उस बॉस को पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ने के बाद यहाँ पर इसका सारे का सारा क्रेडिट म्यूरियम अलायंस को जाएगा, क्योंकि म्यूरियम अलायंस वाले यहाँ पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए। और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है कि लास्ट टाइम के इंसिडेंट की वजह से हमारी म्यूरियम अलायंस की जितनी भी वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा कम रह गई और मुझे यहाँ पर अपनी म्यूरियम अलायंस की रिस्पेक्ट को वापस हासिल करना है, तो फिर यहाँ पर हमें कोई ना कोई कारनामा करके दिखाना होगा। तो वूजन कहता है अच्छा ठीक है जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर उस बंदे को पकड़ेंगे और उसको पकड़ने के बाद उसका सारे का सारा क्रेडिट तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी म्यूरियम अलायंस की जितनी भी रेपुटेशन है वो बहुत ही बुरी तरह से उसे ठेस पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर ने ब्लैक स्वॉर्ड एसोसिएशन के लोगों को आसानी से पकड़ लिया था, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर नहीं कर पाए। के साथ ही मेरा वूजन आगे बढ़ता है, स्मार्टे से कहता है कि जाओ जाकर गवर्नर को यहाँ पर बुला कर लाओ, और उसके बाद गवर्नर को बुलाकर लाया जाता है और उसके बाद इन सभी लोगों के हाथों के ऊपर रस्सियां बंधी होती हैं। मिस्टर डैन वूजन, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे हाथों को बांध कर तुम्हें इंपीरियल पैलेस तक लेकर जाएं? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो वूजन स्मार्टे और उसके साथ साथ शुई उन तीनों के हाथों को बांधा किया होता है, वहां पर उनके पीछे गार्ड्स भी होते हैं। तो शुई कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई प्लान होगा, लेकिन ये क्या तुम यहाँ पर हमें रस्सियों में बांधकर इंपीरियल पैलेस की जेल में बंद करवाना चाहते हो? तुम्हारा वूजन उसे कहता है तुम्हें पता है कि जब कोई यहाँ पर कोई चीज बनाता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी चीज यहाँ पर पकड़ी जाए, वो अपनी चीज को बचाने के लिए यहाँ पर रास्ते में जरूर आएगा। उसे पता है कि हमारे पास उनका गांजा है जिसे हम लोग यहाँ पर रॉयल फैमिली के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी वजह से वो रास्ते में आएगा, सारे सबूत मिटाने की कोशिश करेगा और साथ ही हमारे पास अपने गांजे को रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो ये बात सुनने के बाद शुई कहती है कि यहाँ पर वापस आने से पहले मेरे एडवाइजर ने यानी म्यूरियम अलायंस का जो एडवाइजर है उसने भी यहाँ पर यही मशवरा दिया था कि जिस बंदे का वो गांजा अगर तुम लोग गांजे की सप्लाई को हासिल कर लेते हो तो वो तुम्हारे पास सप्लाई को वापस लेने के लिए जरूर अपीयर होगा। लगता है कि ये बंदा डैन वूजन जो भी है ये एक बहुत ही समझदार इंसान है, ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स में बल्कि ये दिमाग के लिहाज से भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब ये बात करता है तो बड़ी एटीट्यूड के साथ बात करता है, ऐसे लगता है जैसे ये इस दुनिया की टॉप पर हो, यानी मार्शल आर्ट्स की भी टॉप पर हो। लेकिन जब ये अपनी फैमिली के बारे में बात करता है तो जो बहुत ज्यादा नरम दिल है और अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो मुझे तो अभी तक यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये बंदा है कौन और कहाँ से आया है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद रास्ते में जब ये जंगल में पहुंचते हैं तो इनके ऊपर अटैक हो जाता है, कुछ लोग इनके ऊपर तीरों के साथ अटैक करते हैं। तो वो सभी गार्ड्स कहते हैं बच्चों बच्चों हमारे पास अटैक हुआ है। तो जब उनके ऊपर अटैक होता है तो शुई जल्दी से अपनी रस्सियां तोड़ देते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि वो लोग आ गए, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। जबकि उनके सामने काफी सारे बैंडिट्स होते हैं जो कि इन्हें रोकने के लिए आए होते हैं, के साथ एक मास्क वाला बंदा भी उनके सामने ही होता है। तो गवर्नर कहता है कि तुम कमीनों कहेंगे, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किसको रोक रहे हो, मैं हुनान प्रोविंस का गवर्नर हूँ। सुनने के बाद मास्क वाला बंदा उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो चीज हमारी है हम लोग वो लेने के लिए आए हैं। तुम्हारा वूजन इसी के साथ ही अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों जैंग स्मार्टे और मूजिन ये तुम्हारा काम है, इन सभी लोगों को जिंदा पकड़ कर लाओ। स्पेशली वो सेंटर वाला मास्क वाला बंदा, वो मुझे जिंदा चाहिए और बाकी के सभी लोगों का तुम जो करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में ये केस हल हो जाएगा और उसके बाद पता चलेगा क्या है वो बंदा कौन है जो यहाँ पर गांजा की सप्लाई कर रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन अपने दोनों साथियों जैंग समाते और मूजिन से कहता है कि जाओ जाकर उस मास्क वाले बंदे को जिंदा पकड़ के लाओ, जबकि बाकी सभी का जो करना चाहो कर सकते हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों उसका ऑर्डर सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं, जबकि इनके साथ शुई भी होती है और वो तीनों वहाँ पर रेडी होती है कि अब हम लोग यहाँ पर इनको कैसे जिंदा पकड़ेंगे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, इन सभी को जिंदा पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे लगता है कि इनको मारना ज्यादा आसान होगा। शुई भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कितने सारे दुश्मनों को मारना ज्यादा आसान है। कहती है क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ मिलकर फाइट नहीं करोगे? तुम्हारा वूजन यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तो शुई कहती है लगता नहीं है कि यहाँ पर हमारे साथ मिलकर फाइट करने वाला है, लगता नहीं है यहाँ पर फाइट को ज्वाइन करेगा। तो मतलब यह है कि यहाँ पर मुझे फाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो काले कपड़ों वाला मूजिन जो है ये तो कम से कम फाइट कर सकता है, लेकिन दूसरे वाले के ऊपर तुम्हें बिल्कुल भरोसा भी नहीं कर सकती वो फाइट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। बस उम्मीद करती हूँ कि वो वाला हमारे रास्ते के बीच में ना आ जाए। तो शुई अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मूजिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे स्मॉल फ्राइज को पकड़ने के लिए मेरी मदद की जरूरत है? स्मॉल फ्राइज चाहे कितना ही बड़ा ग्रुप बनाकर क्यों ना जाए, वो हमेशा स्मॉल फ्राइज ही रहते हैं। और इसी के साथ ही मूजिन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। शुई और समाते दोनों वहां पर देखते रह जाते हैं और मूजिन सबसे पहले जाकर एक वाले को तलवार मारकर और दूसरे वाले को मारकर बेहोश कर देता है। तो वो उनसे कहता है देखो मैंने इन दोनों को मारे बिना यहाँ पर बेहोश कर दिया है, ये तो बड़ी आसान है। तो शुई कहती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, जबकि समाते गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। समाते कहता है कि हमें यहाँ पर इनमें से कोई जिंदा चाहिए जो कि हमसे बात कर सके, हमें बता सके कि इनका ओनर कहाँ पर रहता है, तो इसलिए वजह से हम लोग यहाँ पर इनको जिंदा पकड़ रहे हैं। तो शुई से कहती है कि मैं यहाँ पर वूजिन से बिल्कुल भी नहीं हारने वाली, तो इसका मतलब यह है कि मैं भी जाकर उनको पकड़ने वाली हूँ। अगर हम लोग इस प्रोसेस के दौरान उनका एक दो बाजू काट भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इनको जिंदा रखना है, यहाँ पर इनके बाजू यहाँ पे टांगे सलामत नहीं रखनी। चलो जल्दी से तुम भी आगे बढ़ो। तो समाते उसे कहता है हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, और इसी के साथ ही शुई भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जबकि समाते कहता है जरा रुको तो सही, तुम लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, मैं भी आ रहा हूँ। बाद थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि वो सभी लोगों को बंदी बनाकर उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हारा वूजन उनके सामने खड़ा होता है। हमारा वूजन कहता है सारे के सारे क्या तुमने सभी को पकड़ लिया? जबकि समाते वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी। पैलेस मास्टर मुझे लगता है कि इतना काफी है, हमने काफी सारे लोगों को पकड़ लिया है, तो इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो वूजन कहता है कि हाँ ठीक है इतना काफी है, और साथ ही वो कहता है कि अब हम इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इसी के साथ ही जो गवर्नर होता है वो कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इस बंदे के मुंह पर से इसका मास्क हटाओ। तो एक सोल्जर आगे बढ़ता है, जाकर उसके मुंह से मास्क हटाता है। जैसे वो मास्क हटाता है तो उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारे दाने दाने बने होते हैं, उसका चेहरा बहुत ही भद्दा दिखाई दे रहा था। शुई भी हैरान होती है और वूजन भी हैरान होता है। जबकि गवर्नर उससे पूछता है बताओ कि तुम कौन हो और तुम लोगों को यहाँ पर किसने ऑर्डर्स दिए थे ये सब कुछ करने के? वो आगे बढ़कर उसको इंटेरोगेट कर रहा था। तो वूजन कहता है रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह से बात करने वाला है, तुम्हारे सवाल पूछने का तरीका ही गलत है, मैं इससे पूछता हूँ। वूजन आगे बढ़ता है और उस बंदे से कहता है कि यहाँ पर हमारे गवर्नर को इस बारे में पता चला कि यहाँ पर ड्रग्स लेकर जा रहा था रॉयल पैलेस की तरफ। ये खबर सिर्फ और सिर्फ हमारे हुनान प्रोविंस में ही थी, चांगशा सिटी में इस खबर को मिलाया गया था। इसका मतलब यह है कि तुम लोग चांगशा सिटी से हो। तो वो आगे से खामोश रहता है। तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारा बेस इस वक्त चांगशा में है। तुझे बात सुनने के बाद चलाकर उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताने वाला। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने की जरूरत ही क्या है, तुम यहाँ पर चांगशा में फैली हुई खबर के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर आए, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारा ताल्लुक यहाँ पर चांगशा के किसी क्लैन से हो सकता है। क्या तुम लोग हाउ क्लैन से हो? तुझे बात सुनने के बाद बंदे को झटका लगता है। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम हाउस क्लैन से बिल्कुल भी नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें ये बात सुनने के बाद झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 क्लैंस हैं, तीनों क्लैंस में से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लैन से तुम हो सकते हो। हमारा वूजन उससे ये वाली बात करता है तो वो बंदा आगे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा वूजन अपने हाथ को घुमाकर तलवार की तरह उसके ऊपर अटैक करता है और उसको मार देता है। तो मास्क वाले बंदे के मरने के बाद हमारा वूजन कहता है यहाँ पर हम दोनों की बातें सुनने के बाद तुम्हारे जहन में यहाँ पर कौन सा क्लैन आता है और कौन सा गाँव आता है कि ये कौन से गाँव से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, कौन से गाँव में बैठकर गांजा बना रहे हैं। तो शुई से कहती है कि तुम दोनों की कन्वर्सेशन से मुझे यहाँ पर इतना पता चला है कि ये लोग जिस गाँव से आते हैं वो 3 गाँव में से एक हो सकता है, यानी कि वो 3 क्लैंस में से एक क्लैंस हो सकता है। वो तीनों ही गाँव जो है वो म्यूरम अलायंस के अंडर आते हैं, यानी कि म्यूरम अलायंस के वो ज्वाइन करदा गाँव है। साथ ही वो ये सोचने के बाद काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और कहती है कि मुझे तो यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि हमारे म्यूरम अलायंस के किसी गाँव में जो हमारे म्यूरम अलायंस के अंडर आता है वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, जो तो हमारे लिए और बड़ी इंसल्ट की बात है। आखिर हमारी म्यूरम अलायंस ने ऐसा क्या किया था जो हमारी म्यूरम अलायंस इतनी बुरी तरह से डिक्लाइन में जा रही है। के साथ ही वो उसे कहती है कि चलो फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा वूजन
कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बारे में याद रखना तुमने जो मुझसे वादा किया था तुम्हें यहाँ पर मुझे पे करना होगा। तो ये कहती है हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें पे करूंगी और साथ ही तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही ये लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं उनकी बेस की तरफ ताकि बेस के ऊपर जाकर उनको पकड़ सकें। जबकि दूसरा सीन जो होता है उनकी बेस की दिखाया जाता है, वहां पर क्लैन का जो लीडर होता है वो दूसरे बंदे से जो कि इसके लिए जहाँ पर ओपियम बनाता है वो उसे कहता है कि काफी देर हो गई और अभी तक हमारे लोग वापस नहीं आए। वो लोग गवर्नर के कैरेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे। तो उसका साथी उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो फेल नहीं हो सकते, बहुत ही जल्दी वो लोग यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर वो लोग अपने मिशन को फेल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ कांस्टेबल्स होने वाले हैं और एक गवर्नर जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। आखिर वो लोग यहाँ पर उनको बड़ी आसानी से मार सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है उनके फेल होने का। दूसरा बंदा उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उनके फेल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई हिडन मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बीच में आकर उन सभी को बचाने वाला है। तो यहाँ पर उन लोगों को मैंने स्पेशल ड्रग्स के साथ रेज किया है, जिन लोगों ने मास्क लगाए हैं उन सभी लोगों को स्पेशल ड्रग्स से रेज किया गया है, जिसकी वजह से उनकी पावर्स जो है वो काफी ज्यादा हायर हैं। उसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, कोई वहां पर आने के बाद उसे कहते हैं चुप बांझी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम्हारा जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ ठप करना पड़ेगा। तो शुई जैसी वहां पर आती है तो वो लोग उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जो तो नैमगोंग शुई है, अब शुई जहाँ पर क्या कर रही है। तो वो लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमारी जहाँ पर वार लगने वाली है, क्योंकि म्यूरियम अलायंस ने अगर यहाँ पर फिनिक्स स्क्वाड के लीडर को भेजा है तो उसका मतलब है कि म्यूरियम अलायंस के लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका होगा। और जबकि हमारी शुई वहां पर सोच रही होती है कि मैं जहाँ पर ये सोच रही थी कि कोई दूसरे रीमन कल्ट के लोग जहाँ पर ये वाला घटिया काम कर रहे थे, लेकिन असल में तो यहाँ पर हमारे सेक्टर के लोग जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, हमारी म्यूरियम अलायंस के लोग जहाँ पर ये सारे काम कर रहे हैं। तो वो बंदा जो यहाँ पर इसको गांजा बना कर देता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि तुमने यहाँ पर इस लड़की का नाम नैमगोंग शुई लिया है, क्या वाकई में ये नैमगोंग शुई है जो कि नैमगोंग फैमिली से है और म्यूरियम अलायंस की फिनिक्स स्क्वाड की लीडर भी है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही होगी। साथ ही उनकी नजर वहां पर स्माते के ऊपर भी पड़ती है, स्माते भी उनके साथ वहां पर आया होता है और फाइट कर रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग तो यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हैं, लगता है कि ये लोग यहाँ पर हमें हराने के लिए आए हैं। अगर स्माते यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर हारने वाले हैं, क्योंकि इसी लड़के ने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया था। ये बंदा जो यहाँ पर इसको गांजा बनाकर देता है वो इस बात से बहुत ज्यादा नफरत करता है, जिसने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया था वो स्माते को देखती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि चू बांजी प्लीज शांत हो जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर पहले ये देखना चाहिए कि आज यहाँ पर हुआ क्या है, हम लोग पकड़े कैसे गए। तो चू बांजी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये देखकर बता नहीं सकते कि हम लोग यहाँ पर अनकवर्ड हो चुके हैं, हमें पकड़ा जा चुका है, अब हम लोग और क्या काट सकते हैं, सभी को यहाँ पर मरना होगा। यहाँ पर बड़ा आसान है इस सब को कवर करना, जहाँ पर जितने भी लोग आए सभी को मार डालते हैं और सारे के सारे सबूत मिटा डालते हैं। बंदे को हम लोग मारना चाहते थे वो बंदा भी यहाँ पर आ चुका है, जैंग समाते यहाँ पर आ चुका है। तुम इस बारे में भूल तो नहीं गई, तुम्हें यहाँ पर गांजा बनाकर देने के बदले मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी, मैंने तुमसे कहा था कि जैंग समाते को मरना होगा, अब जल्दी से जाओ जाकर उसे मेरे लिए मार डालो, अगर तुम नहीं मारते तो फिर मुझे यहाँ पर उसे मारना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर ऐसा नहीं करते, अगर समाते आज यहाँ पर जिंदा रहता है तो फिर फ्यूचर में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, ना ही यहाँ पर तुम्हें नई सप्लाई दूंगा। तो सेक्टर लीडर से कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मैं उस लड़के को खुद मारूंगा। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 28 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर ये लोग इस बॉस को कैसे हराने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे शुयर्स की स्क्वाड जो होती है वो ट्रिपल स्वॉर्ड एसोसिएशन की बेस पर पहुंच जाती है, जहां पर उन्हें वो बंदा भी दिखाई दे जाता है जो उनके लिए गांजा बना रहा था। लेकिन वो बंदा जो होता है ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से ताल्लुक रखता है और उसकी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसका जिम्मेदार समाते को ठहराता है और उसे मारना चाहता है, जबकि शुई वहां पर उन सभी को मारी होती है। शुई कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को टेक डाउन करना होगा, जो लोग जहाँ पर म्यूरियम अलायंस का नाम खराब कर रहे हैं उन सभी को आज मरना होगा। और शुई सभी को वहां पर मारते हुए आगे की तरफ बाड़ी होती है, जबकि हमारा जो वुजन होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ पर जो मेन बॉसेस है उनको कैसे हराना है, यहाँ पर स्मॉल फ्राइज को तो मेरे साथ ही संभाल लेंगे। सामने छत के ऊपर उन्हें दिखाई देता है कि वो बंदा जो कि यहाँ पर जिनके लिए गांजा बनाता है ऊपर सामने खड़ा होता है। तो ये देखने के बाद शुई कहते हैं कि मुझे ये बंदा याद है, इस बंदे का नाम तो चू बांजी है। जबकि चू बांजी भी वहाँ पर आके से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें याद ही होगा, तुम मुझे कैसे बोल सकती हो। तो शुई से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो। तुम्हारा वुजन कहता है कि बात है क्या तुम वहाँ पर देख रही हो वो बंदा जो टकला है, मुझे लगता है कि वही यहाँ पर तुम्हारा फेस चेंज करके यहाँ पर ये सारे गंदे काम कर रहा था। अगर तुम यहाँ पर बदला लेना चाहते हो तुम उससे बदला ले सकते हो। माते उसे कहता है कि बॉस क्या वाकई में यही वो बंदा है। तो वुजन कहता है हाँ यही वो बंदा है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर फेस चेंजिंग टेक्निक के ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि यही बंदा यहाँ पर फेस चेंजिंग टेक्निक को यूज करता रहा है। ऐसे भी इसका चेहरा तुम्हारे चेहरे से काफी ज्यादा मिलता जुलता भी है। तुम्हारा समाते कहता है क्या बकवास कर रहा है, मेरा चेहरा उसके साथ कहाँ से मिलता जुलता है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि अब यहाँ पर सभी को किसी न किसी से तो फाइट करनी
पड़ेगी। वहाँ पर टोटल 3 लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लेफ्ट वाले को संभालो, लेफ्ट वाले से तुम फाइट करोगे। तो स्मार्टी कहता है क्या मुझे फाइट करनी होगी? तो वुजन कहता है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे फाइट करूँ? तो स्मार्टी आगे से खामोश हो जाता है, जबकि हमारा वुजन घूर कर उसकी तरफ देखता है और कहता है जाओ जाकर उसे फाइट करो। क्योंकि स्मार्टी बेचारा उदास होकर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे लोग हैं, लेकिन फिर जब मुझसे क्यों कह रहा है कि मुझे जाकर उससे फाइट करनी है? फिर साथ ही वहाँ पर लेफ्ट वाले की तरफ देखता है और कहता है कि जिस तरह से उस बंदे की बॉडी शेप है, मुझे लगता है कि उसकी किंग कॉन्ग टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल होगी और फाइटिंग में भी काफी ज्यादा स्पेशलाइज लगता है। तो क्या मैं उसको हरा पाऊंगा? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर अपनी किंग कॉन्ग टेक्निक की वजह से काफी तेज है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हम सभी लोगों में से यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज किंग कॉन्ग टेक्निक मेरी है और उसके बाद सेकंड नंबर पर तुम आते हो, तुम मुझसे सेकंड नंबर पर हो। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर को झटका लगता है। वो कहता है क्या मास्टर ने कहा कि मैं उससे सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा तेज इंसान हूँ? इसके साथ ही वो अपनी किंग कॉन्ग टेक्निक को यूज करते बड़ी तेजी से आगे बढ़ता और कहता है अब जबकि मास्टर ने यहाँ पर कहा कि जाकर उस बंदे को पकड़ो, तो मैं उसे जाकर पकड़ूंगा। इन लोगों की हिम्मत कैसे भी मेरा चेहरा लेकर सारे गंदे काम करने की और मेरे पर इतने सारे इल्जाम लगाने की, आज मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। वुजन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड के बारे में डिसाइड कर लिया है कि उसको तो हैंडल कर लिया जाएगा, अब यहाँ पर उस सेंटर वाले बंदे के बारे में कुछ सोचा जाए, सेंटर वाले का क्या किया जाएगा। चू बांजी ऊपर से इन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। चू बांजी कहता है कि जिस तरह से जैक समाते यहाँ पर उस बंदे को अपना मास्टर कह रहा था, मुझे लगता है कि यही वो मास्टर है जिसने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया था। इसका मतलब यह है कि ये सारा कुछ जैक समाते ने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुमने ये किया है, क्या तुमने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया है? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि अगर मैं कहूँ कि हाँ तो फिर तुम यहाँ पर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो चू बांजी चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीने कहीं के, घटिया इंसान कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जैसे उसे ये कहता है, इसी के साथ ही चू बांजी जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से क्रिम्सन कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि तुमने मेरे पास से मेरी रेफ्यूजी छीन ली, मैं वहां पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी में रहता था, वहां पर उन लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह दी थी, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली मारी गई। ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी मेरी फैमिली की तरह थी, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारा वुजन कहता है क्या सीरियसली? फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से क्रिम्सन कलर की विंड निकली है जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। इस तरह की क्रिम्सन कलर की विंड उस वक्त निकलती है जब ये कोई बंदा जो होता है वो दुनिया में डिजास्टर लाने की कोशिश करता है, यानी कि वो बेजर्क हो जाता है और यहाँ पर किसी को भी मार डाले। इस तरह की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसी की बॉडी से निकलती है। ऐसे लोग जो कि इवल इंटेंशंस को रखते हैं, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इसको मारना ही पड़ेगा। वुजन उसे कहता है कमीने कहीं कि अपनी बकवास बंद करो, जबकि चू बांजी चिल्लाकर उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बाजू और टांगे उखाड़ दूंगा, मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े करूंगा। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बातें तुम्हारे तक पहुंच नहीं रही, तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक ही करना पड़ेगा। और वहीं पर खड़े खड़े हमारा वुजन शायद अपने हाथ को हिलाता है और इसी के साथ उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ठंडर गिरती है। जब वो ठंडर उसके ऊपर गिरती है तो इसी के साथ ही चू बांजी जो होता है वो वहीं पर मीट का टुकड़ा बन के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसकी बॉडी भी वहां पर नहीं बचती। और ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो सेक्टर लीडर जो कि साइतामा के जैसा दिखता है, वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या हुआ। के साथ साथ मूजिन और शुई वो दोनों भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आयुष यहाँ पर हुआ क्या, हम सभी लोग यहाँ पर देख भी नहीं पाए, आयुष बंदा है कौन? तो हमारा वुजन जो होता है वहां पर अपने बाल खोलकर खड़ा होता है, जब वो वहां पर अटैक करता है तो उसके बाल खुल जाते हैं और वहां पर काफी खतरनाक लग रहा होता है। तो शुई कहती है कि आज से पहले मैं बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देख चुकी हूँ, बहुत सारे तरीकों से मरा हुआ देख चुकी हूँ, जिसमें पॉइजन को यूज किया जाता है या फिर बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करके बॉडीज को जलाया जाता है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस तरह की मौत नहीं देखी। इसने पता नहीं अपने हाथ को हिलाया भी या नहीं, लेकिन एक ही झटके में जहाँ पर चू बांजी जो था वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा था और उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई। आयन ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ये कैसे किया होगा? शुई वुजन की तरफ देख रही होती है कि आयश बंदा है कौन? तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मेन बॉस को मैंने मार दिया और बाकी के सभी लोगों को तुम लोग खुद ही संभाल सकते हो, चलो जाओ जाकर फाइट करो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो सभी को हैंडल कर लेते हैं। यहीं पर एक और बंदे को दिखाते हैं, सेम टाइम के ऊपर एक और बंदा जो होता है जो कि एक एक्सप्लोरर होता है, तो वो यहाँ पर कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा होता है जिसकी वजह से उसे बड़ा इनाम मिल सके। तो वो नॉर्थ में डोंगटिंग लेक की तरफ आके बढ़ रहा होता है। डोंगटिंग लेक के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ होता है, वो उसके ऊपर चढ़ रहा होता है और वहां पर चढ़ते चढ़ते जैसे वो ऊपर चढ़ जाता है वो कहता है जी तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, कभी ये एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पर किसी को भी आने की जरूरत आने की इजाजत नहीं थी, पिछले 1000 साल से यहाँ पर किसी को भी नहीं आने दिया गया, लेकिन अब ये जगह जहाँ पर सभी लोगों के लिए ओपन कर दी गई है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस जगह के ऊपर बहुत ही कुछ खास मिलने वाला, कोई ऐसा ट्रेजर मिल जाएगा जिससे मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ। पर यहाँ पर ऐसा क्या है? तो इसी के साथ जब वो ऊपर बैठा होता है तो नीचे का ग्राउंड टूट जाता है, जैसे वो नीचे का ग्राउंड टूटता है तो वो अंदर गिर जाता है। तो एक बड़ी सी माउंटेन होती है, माउंटेन के अंदर ग्राउंड टूटने की वजह से वो उसके अंदर गिर जाता है। अंदर गिरने के बाद वो ऊपर देखता है तो ऊपर वहां पर रात हो चुकी होती है, क्योंकि वो काफी देर तक ऊपर गिरने के बाद बेहोश रहता है। तो वो कहता है कि ये क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? उठकर बैठता और कहता है कि लगता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि पत्थर मेरे पर नहीं गिरे, लेकिन ये जगह है कौन सी? और जैसे वो उठकर वहां पर साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर उसे एक बड़ा सा सांप का एक बड़े से सांप की
स्किन दिखाई देती है। तो वो कहता है ये क्या, ये तो एक बड़े से सरपेंट की स्किन है। कहा जाता है कि एक लेजेंडरी जायंट सरपेंट जहाँ पर इस जगह के ऊपर रहा करता था, क्या जी वाकई में वही तो नहीं है। तो वो उसकी स्किन को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो स्किन निकल कर आ रही होती है। जैसे कि वो उसके पीछे पीछे वहां पर जाता है तो वहां पर कुछ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि अगर मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन म्यूरियम अलायंस और बाकी के सभी सेक्टर्स को जाकर बेचता हूँ तो फिर मुझे इतना इनाम मिलेगा कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी खाने के बारे में फिक्र करना भूल जाऊंगा, मुझे अच्छा खाना और एक अच्छी लाइफ मिलेगी। तो वहां पर जब अंदर आता है तो वहां पर एक टेंपल होता है और उस टेंपल के अंदर वहां पर 3 डेड बॉडीज पड़ी होती है, 3 कंकाल पड़े होते हैं और इसी के साथ ही वहां पर सामने एक कब्र होती है। उस कब्र की तख्ती लगी होती है और उसके ऊपर लिखा होता है डैन वूजून। साथ ही उस मॉन्यूमेंट के ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि हमने इसकी बिगनिंग को देखा, हमने इसकी अचीवमेंट्स को देखा, हमने इसके गुस्से को देखा, हमने इसके साथ यहाँ पर सब कुछ फील किया, हमने इसको देखा कि जिस तरह से लोगों को टीयर अपार्ट किया, जिसने इस तरह लोगों को मारा, हमने इसको इंसानियत को खोते हुए देखा, हमने इसे एक डीमन बनते हुए देखा, हमने इसकी रुथलेसनेस को देखा। टैबलेट के ऊपर वो 3 लोगों की डेड बॉडीज जो पड़ी होती है उन्होंने वो सब कुछ लिखा होता है। तो साथ उस टैबलेट के ऊपर जो नाम लिखा होता है वो मार्शल गार्ड डैन वोशुन का लिखा होता है। तो ये देखकर वो बंदा भी काफी हैरान होता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो धमाका मचाने वाली है। ऊपर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारी सोमी का दिखाया जाता है कि सोमी जो होती है वो गर्मी में बाहर लेटी होती है और कहती है बहुत ज्यादा गर्मी है, जबकि शुई वहां पर बैठकर कुछ खा रही होती है और इसी के साइड के ऊपर दिखाते हैं कि मूजिन और सुमाते दोनों वहां पर गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो हमारी शुई उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर गर्मी के दिन में यहाँ पर इस तरह से प्लॉइंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे पास यहाँ पर पैसे तो तुम लोग किसी और को हायर कर सकते हो ये काम करवाने के लिए। सुमाते उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर किसी को हायर करेंगे और हमारे मास्टर हमारे होते हुए यहाँ पर किसी और को हायर क्यों करेंगे, हमें यहाँ पर ऑर्डर मिला है कि हमें काम करना है। मूजिन भी उसे कहता है कि क्यों ना तुम भी यहाँ पर हमारे साथ है और आकर हमारी हेल्प करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो जो नई इन्फॉर्मेशन मिली है जहाँ पर डैन वूजून की ग्रेव मिली है और उसका टेंपल मिला है, तो उसके बारे में अब आगे क्या किया जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रूथलेस डीमन की एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजून जो होता है अपने लोगों से वहां पर खेती बाड़ी करवा रहा होता है, जबकि शुई वहीं पर बैठी होती है। शुई उन लोगों से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इतनी गर्मी के दिन में तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, तुम लोग ये सब्जियां तो बाजार से भी खरीद कर ला सकते हो। सुमाते से कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर बिना जाने ये सब कुछ कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मास्टर वूजून ने हमें यहाँ पर करने का ऑर्डर दिया था, इसी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। मूजिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हें हेल्प नहीं करनी तो फिर चुपचाप वहां पर बैठी रहो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी। फिर साथ ही वो सोमी से कहती है कि सोमी अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो यहाँ पर आकर मेरे पास बैठ जाओ। सोमी उसे कहती है नहीं, मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मुझे ये काम करना है तो फिर मुझे ये काम करना है। सोमी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सभी लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रिपल स्वॉर्ड एसोसिएशन के हादसे के बाद से वूजून स्पेशली इन सभी लोगों को ट्रेनिंग देना चाहता है, इसी वजह से इन लोगों से यहाँ पर खेतों में काम करवा रहा है। हमारा वूजून भी वहां पर पहुंचा था और वूजून उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर एक सेइंग है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ पर काम नहीं करते तुम्हें खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो शुई से कहती है लेकिन मैं तो यहाँ पर एक मेहमान हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक मेहमान हूँ। तो मेरा वूजून से कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर एक मेहमान हो। मेरा वूजून से कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर एक मेहमान के तौर पर रह रही हो तो फिर ठीक है, मेरे साथ एक बैट लगाओ। तो वो कहती है वो क्या बैट लगाना चाहते हो। तो वूजून से कहता है कि चलो वहां पर बैट लगाते हैं कि हम दोनों में से कौन वहां पर सामने जाकर वो सामने तुम्हें जो प्लॉट दिखाई दे रहा है उसके अंदर प्लॉइंग कर सकता है। देखने हैं कौन यहाँ पर इसको जल्दी से प्लॉ कर सकता है, जो भी जीतेगा विनर होगा और जहाँ पर उसे बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। तो ये बात सुनने के बाद शुई कहती है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ एक सिल्वर कॉइन मिलेगा। अच्छा ठीक है, और इसी के साथ ही वो वहां पर बैटिंग करना शुरू करती है, यानी कि वहां पर जाकर प्लॉइंग करना शुरू कर देती है और वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर अपनी प्लो को प्लॉट में चला रही होती है और कहती है कि मुझे ये जीतना है, मुझे ये जीतना है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है म्यूरियम अलायंस का दिखाया जाता है, जहां पर म्यूरियम अलायंस में वो बंदा जिसने वहां पर से रैली को ढूंढा था वो वहां पर आने के बाद उनको मैसेज देता है। तो म्यूरियम का एक मंत्री जो होता है वो अपने लीडर के पास आता और कहता है कि एक बंदा जो अपने आप को एक हंटर कहता है उसने यहाँ पर एक मैसेज भिजवाया, उसने कहा है कि उसे मार्शल गार्ड्स की सीक्रेट केव मिली है। सीक्रेट केव जो जुनशान आइलैंड में है। तो मास्टर से कहते हैं तो क्या वहां पर और क्या कुछ मिला है। तो वो मास्टर को बताता है कि वहां पर 3 कंकाल मिले हैं और वो तीनों कंकालों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तीनों इमोर्टल्स के कंकाल हैं। वहां पर एक टैबलेट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मार्शल गॉड का टैबलेट है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में श्योर हो कि वहां पर जो तीनों कंकाल पड़े हुए हैं वो तीनों स्काइज के हैं, यानी वो तीनों मास्टर्स के हैं। तो यहाँ पर हमें स्काइज के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है इस दुनिया में इस वक्त जितने मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सभी
इमॉर्टल्स के बारे में जानते हैं, सभी इमॉर्टल्स के बारे में जानते हैं कि ये कितने ज्यादा पावरफुल मास्टर्स हैं। उनमें एक वुडेंग सेक्टर का मास्टर सैनफेंग था, एक शाओलिन डार्मा का मास्टर लामा था और एक डिमोनिक कल्ट से हीवनली डीमन था। ये तीनों ही पीपल जो थे ये मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच चुके थे, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इन्हें यहाँ पर इमॉर्टल्स कहा जाने लगा था, इसी वजह से इन लोगों को यहाँ पर थ्री स्काइज भी कहा जाता है। तो म्यूरियम लीडर कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अब पूरी की पूरी दुनिया में दोबारा से एक तहलका मचने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई आएगा और आकर उन कंकालों को अपनी संपत्ति जताने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक तो वहां पर वुडेंग सेक्टर के मास्टर हैं और एक यहाँ पर हमारी तरफ से म्यूरियम अलायंस के मास्टर हैं, लेकिन वहां पर तीसरी जो कंकाल है उस कंकाल के बारे में अभी तक नहीं पता। ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स और साथ में डीमन कल्ट के जो लोग हैं वो लोग वहां पर जरूर जाएंगे। म्यूरियम लीडर के सामने जो बंदा होता है उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर के सभी लोग वहां पर जरूर जाएंगे, क्योंकि अगर वहां पर उनके इमॉर्टल मास्टर्स की लाशें पड़ी हैं तो वो लोग उसको एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस मानते हैं और इसी वजह से वहां पर उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो वुडेंग सेक्टर के लीडर ह्यूज वोंग वहां पर आए होते हैं और वो भी उसके साथ बात कर रहे होते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि वुडेंग सेक्टर के मास्टर का तो यहाँ पर आना बनता है, क्योंकि अगर वहां पर वुडेंग सेक्टर के मास्टर सैनफेंग मौजूद है तो उसका मतलब यह है कि वो भी वहां पर जरूर जाएंगे और हम लोग म्यूरियम अलायंस से हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे। और दूसरी तरफ से डिमोनिक कल्ट के लोग अगर वहां पर पहले पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हमें यहाँ पर सभी लोगों के साथ मिलकर वहां पर जाना पड़ेगा। वुडेंग सेक्टर का एक एल्डर वहां पर आता है और आकर म्यूरियम लीडर से कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर जो तीसरा कंकाल है वो डिमोनिक कल्ट के मास्टर का हो सकता है। तो डिमोनिक कल्ट के मास्टर का कंकाल होने की वजह से डिमोनिक कल्ट के लोग पीछे क्यों रहेंगे, मुझे लगता है कि वो भी वहां पर जरूर जाएंगे। अगर यहाँ पर हमने किसी को भी वहां पर जाने से रोका तो फिर इन तीनों सेक्टर्स के दरमियान में आपस में फायर छिड़ जाएगी, तीनों के दरमियान में एक जंग छिड़ जाएगी जिसे रोका नहीं जा सकता। पर ये तीनों सेक्टर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, जहां पर इवल फैक्शन के लोग होते हैं, वुडेंग सेक्टर के लोग होते हैं और म्यूरियम अलायंस के लोग होते हैं, सभी लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे होते हैं। तो म्यूरियम लीडर उन लोगों से कहते हैं लोग जहां पर इन सभी बातों को देख रहे हैं और सभी बातों को देखने के बाद मैं जहां पर अपनी तरफ से 200 मार्शल मास्टर्स को म्यूरियम अलायंस की तरफ से भेजने वाला हूं और वुडेंग सेक्टर के लोग भी वहां पर रहेंगे और उनको कमांड करेंगे, जबकि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग भी हमारे साथ जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग वहां पर जाएं, उस जगह के ऊपर, उस आइलैंड के ऊपर जाएं और जाकर उस केव को इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि क्या वाकई में जो वहां पर जो 3 इमॉर्टल्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं क्या वो वाकई में तीनों इमॉर्टल्स की हैं। म्यूरियम लीडर ने यहाँ पर इन सभी को ऑर्डर्स तो दे दिए, लेकिन असल में वो एक बात को लेकर काफी परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी तक हमारी म्यूरियम वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 इमॉर्टल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जिनमें एक डिमोनिक कल्ट के मास्टर थे, एक मास्टर वुडेंग सैनफेंग मास्टर और दिक्तीस मास्टर लामा थे। लेकिन इनमें जहां पर कंकाल में बताया जा रहा है कि एक लड़की का कंकाल है और जिसके नाम के साथ लिखा हुआ है नैम जूरियन। हमें नैम जूरियन के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारी हिस्ट्री में नैम जूरियन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आखिर वो तीनों स्काइज के अंदर कहां से आ गई, आखिर वो एक इमॉर्टल कैसे बन गई, वो इतनी पावरफुल हो रहा था तो फिर हमने कभी उसके बारे में क्यों नहीं सुना, और वो कौन से सेक्टर से ताल्लुक रखती है, क्या वो ऑर्थोडॉक्स है या फिर अनऑर्थोडॉक्स है या फिर डिमोनिक फैक्शन से है, अभी तक हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि जहां पर कोई तीसरी फैक्शन भी इस सब में इन्वॉल्व हो जाए और आकर उसके कंकाल को रिट्रीव करने की कोशिश करे। तो इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमारे वुजुन का दिखाया जाता है। तो हमारा स्मार्ट ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर एक ग्राउंड के अंदर प्लॉइंग करना भी कितना ज्यादा मुश्किल काम है, मुझे लगता है कितना सारा काम करने के बाद हमें जाकर किसी ठंडे पानी के अंदर जाकर नहाना चाहिए। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, क्यों ना हम लोग डोंगटिंग लेक में चले, वहां पर जाकर नहा सकते हैं। तो वुजुन स्मार्ट आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि नहीं, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज्यादा गहरा है, वो लेक बहुत ज्यादा गहरी है, हम लोग वहां पर अगर गिर गए तो फिर बचेंगे नहीं। तो शुई उसे कहते हैं क्यों ना वहां पर जाकर ट्राई करके देखा जाए, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर गिरने से डर लगता है, वैसे भी तुम्हारे होंठ इतने बड़े हैं, मुझे लगता है कि तुम इन्हें यहाँ पर पानी के अंदर फ्लैपर्स की तरह यूज कर सकते हो और पानी के अंदर तैर सकते हो। स्मार्ट उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मुजिन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आपस में क्या फाइट किए जा रहे हो, जहाँ पर और आकर अगर तुम लोग तरबूज खाना चाहते हो खा लो। कहती है नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बाहर से कुछ लेकर खा लूंगी। तो हमारा स्मार्ट से कहता है कि जो हम लोग अपने फार्म में उगाने वाले हैं वो बाहर से काफी सस्ता पड़ेगा। जबकि शुई से कहते हैं कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह है, मुझे तो लगता है कि वो तुम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहा है। तो वो दोनों से कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही शुई लोगों से कहते हैं कि क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि आखिर ये बंदा है कौन, क्या तुमने कभी वुशुन के मार्शल आर्ट्स लेवल के बारे में जानने की कोशिश की। स्मार्ट उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर फाइट करना जानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही हाई रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। इसी के साथ सोमियन से कहते हैं कि मेरे डैड एक कारपेंटर हैं। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या क्या वाकई में तुम्हारे डैड एक कारपेंटर है। तो सोमियन से कहते हैं हाँ मेरे डैड एक कारपेंटर है, ये पूरे का पूरा घर उन्हीं ने तो बनाया, इस घर के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी खुद ही उन्होंने लकड़ी को काट काट कर बनाई है, वो एक बहुत अच्छे कारपेंटर है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग इमेजिन कर रहे होते हैं क्या ये वाकई में कारपेंटर हो सकता है। मुजिन कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जबकि सोमियन से कहते हैं क्या तुम इस ब्लॉक को देख रहे हो, इस ब्लॉक को भी मेरे डैड ने बनाया है। कि हमारा वुशन वहां पर पहुंच आता है और उनसे कहता है कि जहां पर एक दूसरे के पास में झांकना बंद करो, मैं जहां पर कुछ और बात करने के लिए आया हूं। जब मैं बाजार में गया था तो वहां पर बहुत सारी हलचल मची हुई थी, सभी
सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। मुझे जल्दी से जानना है कि आखिर हुआ क्या है। आखिर अचानक से यहाँ पर ऐसा क्या हो गया है कि पूरे के पूरे शहर में सभी लोग बातें कर रहे हैं और सभी लोग कुछ तैयारी कर रहे थे। जिन कहता है कि मुझे लगता है कि ट्रिपल स्वर्ड्स फैक्शन के हारने की वजह से ये सभी लोग यहाँ पर कमोशन मचा रहे होंगे। तुम्हारा वुशन कहता है नहीं नहीं, ये मसला नहीं है, मुझे लगता है कि वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। सोमी कहती है कि मुझे पता है कुछ लोग वहां पर स्कूल में बात कर रहे थे। वो कहती है मुझे लगता है कि लोग वहां पर ये बात कर रहे थे, उन्हें कुछ मिला है, उन्हें एक आइलैंड के ऊपर से कुछ मिला है। तुम्हारा वुशन कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो, उन्हें क्या मिला है। सोमी कहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। इसी के साथ ये कबूतर उड़ता हुआ आकर शुई के हाथ के ऊपर बैठ जाता है और उसके पास एक मैसेज भी होता है। तो वो कहती है तो एक स्पेशल मैसेंजर पिजन है, इसका मतलब यह है कुछ ना कुछ तो हुआ है, मुझे जाना होगा। वुशन कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है फिलहाल के लिए बता नहीं सकती, लेकिन मुझे वापस जाना है। और इसी के साथ ही वहां से म्यूरम अलायंस के लिए वापस निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।